हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कस्टम। जी सर, कस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। यस बेटा, कस्टम आपका सीएस में 5 नंबर के लिए आने वाला है। सीएस एग्जीक्यूटिव में 5 नंबर के लिए आने वाला है। तो लगभग हमारे इस पे रिवीजन लेक्चर हो लगने वाले, 3 से 4 लेक्चर लगने वाले हैं। तो मतलब हर लेक्चर आपका एक 1 to 1.25, मतलब 1 से 1.25 नंबर के लिए हमारी क्लास रहने वाली है। बड़े अच्छे से करो, बड़ा ही इजी है कस्टम, बिल्कुल चुनु मुनु क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके सर। तो चलो, ज्यादा देरी ना करते हुए, मतलब ये तो फिर फोकट के नंबर है बेटा, फोकट के नंबर दे रखे हैं 5 नंबर तो कस्टम को आपको, इतने इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हालांकि विदाउट रिवीजन भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास ही हमने बहुत कुछ कर लिया था। तो चलो, फिर भी हम कस्टम को जय जयकार करते हैं, जय हो कस्टम की, और कस्टम को स्टार्ट करते हैं। सर कस्टम क्या है? कस्टम भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी की तरह। ठीक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। जीएसटी 45 मार्क्स के लिए आता है और ये कस्टम 5 नंबर के लिए आता है। चलो सर, 5 नंबर के लिए देखते हैं इसको। तो मैंने कहा देखो दोस्त, हाँ सर बताइए। मैंने कहा देखो, चलो हम ऐसा करते हैं, कंटिन्यू हमारे नोट से ही कर लेते हैं, हम कुछ बाकी नहीं करते। छोटा सा तो है ये। कहता है कस्टम, कहता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का मतलब कहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। लाइक हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश से, अपने देश में माल लेके आते हैं, अपने देश से दूसरे देश में माल भेजते हैं, तो कहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी वहां पर लगने वाली है। लाइक एक एग्जांपल दे रखा है, मैंने कहा ये है यूएसए से माल इंडिया में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या बोलेंगे दोस्त? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मैंने कहा जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स लगेगा तो कहता है यहाँ पे लेवी की जाएगी आईडी। आईडी का मतलब सर इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ठीक है जी सर, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। मैंने कहा इंपोर्ट ड्यूटी लाइक कौन कौन सी लगने वाली है? कह रहा है बेसिक कस्टम ड्यूटी लगने वाली है, सीओडी 31 लगने वाली है, सीओडी 35, इस तरह से काफी सारी चीजें लगने वाली है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आपका देखोगे आप, यहाँ पे जीएसटी भी लगेगा। दैट इज जीएसटी कौन सा लगेगा सर? आईजीएसटी लगना चाहिए, आईजीएसटी भी लगेगा। और क्या नाम है सर, और क्या लगेगा सर? बेटा कंपनसेशन सेस भी लगेगा। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें लगने वाली है। ठीक है, यस सर, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हो तो याद करो जीएसटी कहता है ना कि आप क्या नाम है इंटर कर रहे हो, इंट्रा कर रहे हो तो जीएसटी लगाएंगे, और आप दूसरे देश से माल अपने देश में लेके आ रहे हो तो आप इंपोर्ट कर रहे हो, हम आईजीएसटी लगा देंगे। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये तो हमें पता है। आगे रखा है एक्सपोर्ट करते हो, तो मैंने इंडिया से माल यूएस से भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। नॉट ऑलवेज बट ऑन फ्यू आइटम। कहता है जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पता है कि एक्सपोर्ट पर तो हमें राहत दे रखी है, एक्सपोर्ट पर नो टैक्स, मतलब क्या रखा है, कहीं कहीं टैक्स लगा देंगे। क्या कह रखा है? कहीं कहीं टैक्स लगा देंगे, जो चुनिंदा आइटम्स है जो हमारे पास स्केयर्स है। जी सर, कहता है लेदर पर हम लगा देंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी, स्टील पर हम लगा देंगे, आयरन कोर एटसेट्रा, इन चीजों पर हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। अदरवाइज हम एक्सपोर्ट पर आमतौर पर टैक्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी चाहत है कि फॉरेक्स दैट इज फॉरेन करेंसी इंडिया में आए। और फॉरेन करेंसी इंडिया में कैसे आएगी? जब ज्यादा से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट किया जाएगा। यस सर, चलो दोस्त आगे चलते हैं फिर। तो मैंने कहा देखो, आमतौर पर यानी यहाँ से एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, आमतौर पर आता रहता है। एक दो अटेम्प्ट को छोड़ के यहाँ से एक मार्क्स का 1 मार्क का क्वेश्चन आता रहता है। देखना क्या क्या रखा है, ध्यान सुनो। कहता है कस्टम में कितने एक्ट है? कहता है 2 एक्ट है दोस्त। कहता है एक कस्टम एक्ट 1962, ध्यान रखना, कस्टम एक्ट 1962, एक कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। सर टैरिफ से ही पता चल रहा है रेट वगैरह की बात कर रहा होगा। जी बेटा, टैरिफ का मतलब रेट, रेट वगैरह की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कस्टम एक्ट 1962 में क्या कहता है? कहता है ये क्या कंटेन करता है? कहता है कंटेनिंग ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कहता है जितने प्रोविजन है कि इंपोर्ट कैसे किया जाए, एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, सारे के सारे किसमें है? कस्टम एक्ट 1961 में है, सॉरी 1962 में है। लेकिन कहता है कि भाई साहब सुनो, अगर आपको रेट की बात कर दी जाए ना कि रेट क्या लगेगा, प्रोविजन तो कहां है सर? प्रोविजन है कस्टम एक्ट 1962 में, सारे सारे प्रोविजन कि कैसे करें इंपोर्ट, कैसे करें एक्सपोर्ट, कौन कौन से प्रोसीजर का फॉलो करना है, फॉलो करना है, सब कुछ। लेकिन कहता है अब बात आती है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट क्या हो। ठीक है, तो रेट के लिए हम कहां जाएंगे सर? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ध्यान रखना क्या रखा है, कस्टम एक्ट, कस्टम एक्ट 1962 में तो हमारे प्रोविजन है, और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में हमारे क्या क्या है? सारे सारे रेट्स है सर। यहाँ पे क्या है? इंपोर्ट एंड ड्यूटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट है। इसमें कितने हैं? कहता है इसमें शेड्यूल है, इसके अंदर शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। जो शेड्यूल 2 बात करता है, कहता है वो रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करता है, और शेड्यूल 1 किसकी बात करता है? रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी की बात करता है। बात समझ आई नहीं आई? जी सर, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में 2 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 इंपोर्ट ड्यूटी की बात करता है, और शेड्यूल 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करता है। कहता है जो भी इंपोर्ट ड्यूटी है ना, उसमें 2 रेट होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड रेट होता है, एक प्रेफरेंशियल रेट होता है। स्टैंडर्ड रेट लाइक फ्लैट 10% हो गया, ठीक है, ये सर फ्लैट रेट होगा, उसको स्टैंडर्ड रेट बोलेंगे।
प्रेफरेंशियल रेट का मतलब होता है हमें किसी किन्हीं किन्हीं कंट्रियों से प्यार है, प्रेम है सर, हमें मोहब्बत है किन्हीं कंट्रियों से, हम बड़ा ही चाहते हैं उन कंट्रीज को, तो उनको हम एक स्पेशल डिस्काउंट देने वाले हैं, उनको रेट कम देने वाले हैं सर। यस सर, यहाँ पे क्या रखा है, कंसेशनल या फिर डिस्काउंटेड रेट, मतलब जिससे हमें मतलब हमारे मोस्ट फेवर नेशन जो भी है, कहता है व्हेन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिनसे हमें अत्यधिक प्रेम है उनसे अगर हम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें डिस्काउंटेड रेट लगने लग जाएगा, मतलब 10% 10 से कम लगने वाला है। कहते हैं फॉर क्लेमिंग द कंसेशनल रेट, कहते हैं कि अब तो लाइक सभी कह देंगे कि भाई हमने तो आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन से इंपोर्ट किया है, कि मोस्ट फेवर्ड नेशन से इंपोर्ट किया है, हमें रेट कम लगाओ कम लगाओ कम लगाओ, सभी कहने वाले हैं, चाहे उन्होंने कहीं से भी किया हो, वो कहेंगे कि हमने तो मोस्ट फेवर्ड कंट्री से ही, मोस्ट फेवर्ड नेशन से ही हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है। तो कहता है अगर आपको क्लेम करना है मोस्ट फेवर्ड कंट्री का जो भी डिस्काउंटेड रेट क्लेम करना है, तो कहता है भाई साहब आपको उसके लिए आपको सबमिट करना पड़ेगा प्रूफ, ठीक है, क्या रखा है, सबमिट प्रूफ ऑफ द ओरिजिन कंट्री, ओरिजिन कंट्री मतलब जहां से आपने इंपोर्ट किया है उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। कैसे, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब जहां से आपने इंपोर्ट किया है ना उस ओरिजिन कंट्री से आप क्या लेके आओ सर, एक सर्टिफिकेट लेके आओ, क्या लेके आओ, एक सर्टिफिकेट लेके आओ, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री आपको एक सर्टिफिकेट देगी, उस सर्टिफिकेट को आप इंडियन गवर्नमेंट को दिखाना, और उससे पता चलेगा कि मोस्ट फेवर नेशन से किया गया, तो आपको डिस्काउंटेड रेट दे दिया जाएगा। ओके सर, आगे चलते हैं। कहता है क्या कहता है, वे टू एक्सपोर्ट ऑब्लिक इंपोर्ट, कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखो सर, हम कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर पानी से हैं, हाँ सर, मतलब वेसल का सहारा लेके, सर बाय एयर दैट इज एयरक्राफ्ट के थ्रू, और बाय रोड दैट इज सर ट्रक के थ्रू हाँ सर, तीन तरीके हैं। तो कहता है बाय सी पानी के थ्रू, सर बाय एयर सर एयरक्राफ्ट हवा के थ्रू, बाय लैंड रूट लाइक सर जमीन के थ्रू हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहता है जो भी आप सी के थ्रू करते हो, तो वहां पर जहां से आप करते हो उसको बोलते हैं कस्टम पोर्ट। जी सर, जहां से आप क्या नाम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो उसको बोलते हैं कस्टम पोर्ट। एयर के लिए जो भी आप पोर्ट का यूज करते हो उसको बोलते हैं कस्टम एयरपोर्ट, क्या करते हैं, कस्टम एयरपोर्ट। और लैंड के थ्रू करते हो, जहां से करते हो सर, उसको क्या बोलते हैं, लैंड कस्टम स्टेशन। जी सर, ये हमें पता है। आगे क्या रखा है, रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ इंडिया, याद आ रही है डेफिनेशन ऑफ इंडिया, यस सर याद आ रही है, हमने जीएसटी में भी इसको सीखा था कि देखो भाई ये है इंडिया, सर इंडिया बनाना, मैंने कहा लो भाई ट्राई ट्राई करता हूँ इंडिया बनाने की कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई, भाई इंडिया बन जाए, इंडिया इंडिया, भाई मैंने कोशिश तो पूरी की है, बस देखो ठीक है, मैंने कहा ये इंडिया है हमारा मैंने ट्राई किया, इंडिया यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं बना, साफ जगह होता थोड़ा सा समय लगाता तो बन जाता। मैंने कहा इंडिया, सर देखो ये तो इंडिया है ही, ये जो बाउंड्री है ना, ये सब कुछ ये तो इंडिया है ही सर, लेकिन क्या रखा है सर, यहाँ से सर जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है ना, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स, सर ये भी इंडिया में आता है। उसके बाद सर जो ये 188 नॉटिकल माइल्स आता है ना, इसके बाद का 188 नॉटिकल माइल्स, सर यहाँ पर जितनी भी ऑयल रिग्स है ना वो भी इंडिया में ही आती है। बात समझ आई नहीं? जी सर इससे ज्यादा भी पता हमें तो, क्या बताएं, मैं कहा सर यहाँ पे रह के आप क्या नाम है सप्लाई करते हो ना, तो इसके जो नजदीकी कोस्टल एरिया होगा ना, मतलब कोस्टल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी होगा ना, वहां पर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, जीएसटी में हमने सीख रखा है। तो इसने ये बता रखा है लाइक 200 नॉटिकल माइल्स, सर ये 200 ही हो जाता है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 200 में से 12 नॉटिकल माइल्स वहां का हवा पानी सब कुछ हमारा, लेकिन जो बाकी 188 नॉटिकल माइल्स वहां की ऑयल रिग्स ही हैं हमारी। जी सर, बात समझ में आ गई है। मैंने कहा देखो दोस्त, ये होता है एक एफओबी कॉन्ट्रैक्ट एंड एक सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या होता है एफओबी एंड सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट? देखो बेटा, एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, सीआईएफ का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसको मैंने आगे अच्छे तरह से समझा रखा है, उसको करते हैं। जी सर, वैसे हमें पता है सर सामने वाला क्या नाम है, जब हम एक्सपोर्टर मतलब जो भी हम इंपोर्ट करें तो एक्सपोर्टर जब माल को पोर्ट पर छोड़ जाता है वहां तक के खर्चे, और सर दूसरा हमारे पास माल आया उसको अनलोडिंग से पहले तक के खर्चे, तो सारे उस अनलोडिंग से पहले तक के सीआईएफ में आते हैं, और उसने वहां पर छोड़ दिया तो किस में आते हैं, एफओबी में आते हैं। देखो बेटा अब ध्यान सुनो, एफओबी एंड सीआईएफ इसको बड़े अच्छे से समझा रखा है, देखो ये पूरा यही है, पूरा पेज है। तो मैंने कहा देखो समझो आराम से, क्या रखा है, कहता है यह लोकेशन ऑफ द एक्सपोर्टर, यहाँ पे एक्सपोर्टर भाई बैठा है, ठीक है, नंबर 1 कहता है उसने एक्सपेंसेस किए, ठीक है, क्या नाम है, सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑफ द एक्सपोर्टर, मतलब कह रखा है भाई साहब उसने सेल वगैरह कर रहा है ना हमको, तो सेल वैल्यू होगी। जी सर, कहता है यहाँ पे फिर उसने यहाँ से वो लेके आया यहाँ तक, सर कहाँ पर लेके आया,
एक्सपेंसिव या कॉस्ट है बेटा, ये ध्यान, कॉस्ट ऑफ गुड, ठीक है, मतलब वो हमें सेल वगैरह कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू, ठीक है, जितने में हमें सेल कर रहा है। कहता है दूसरा, वो वहां से लेके आया माल कहां पर, एक्सपोर्टर कस्टम पोर्ट पर, लाइक ये यूएसए का आदमी था, यूएसए का जोन था, तो ये कहां पे लेके आया होगा सर, यूएसए पोर्ट पर लेके आया होगा। तो कहता नंबर 1, पहला एक्सपेंस, उसकी जो कॉस्ट वगैरह लगी, उसने जो अपना मार्जिन वगैरह ऐड किया वो। दूसरा सर, उसने लाइक बीच में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी किया होगा, ये इसी के अंदर है, एक के अंदर है जी सर। उसके बाद उस क्या हुआ सर, एक्सपोर्टर जो है अपने पोर्ट पर लेके आया, तो वहां पर उसने एक्सपेंसेस पे किए होंगे टिल लोडिंग, लोडिंग तक के खर्चे किए होंगे, ठीक है, माल को यहाँ पर लोड करवाया होगा, यस सर, लोड करवाया, लोडिंग तक के खर्चे। उसके बाद वही खर्चे होते हैं, हाँ, रास्ते के खर्चे, मैंने कहा एक्सपेंसेस ऑन द वे, कौन कौन से, लाइक इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एटसेट्रा। उसके बाद भाई गुड्स यहां पर आ गया, मैंने कहा एक्सपेंसेस लाइक अनलोडिंग, आफ्टर अनलोडिंग चार्जेस, यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पर इंडिया में आने के बाद, यहाँ पे कौन सा पोर्ट है, मैंने कहा लो भाई सब, मुंबई कस्टम पोर्ट, मुंबई कस्टम पोर्ट पर आने के बाद ये जो जहाज आया, ठीक है, ये जो जहाज आया, इसको क्या हुआ, अनलोड किया हुआ, अनलोड करने के बाद डीमरेज चार्जेस वगैरह लगे होंगे, ये सब बाकी चार्जेस लगे, पोर्ट के चार्जेस वगैरह लगे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भाई यहां से इंडियन इंपोर्टर लाइक राम सर वहां से अपने लोकेशन पर भी लेके आएगा, लाइक उसने फिर खर्चे किए होंगे सर, एक्सपेंसिव किए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। मैंने कहा सिंपल, एक्सपोर्टर की बिजनेस प्रीमाइसेस से लेकर इंपोर्टर की बिजनेस प्रीमाइसेस तक मैंने सारे के सारे खर्चे यहाँ पर दिखा दिए। अब देखने वाले हैं यहाँ पे एफओबी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे और सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे, ध्यान से देखना बेटा। कहता है, दिखाते हैं, दोनों चीज दिखनी चाहिए। कहता है एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड, ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द ओरिजिन कस्टम पोर्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लोडिंग। कहता है ओरिजिन कस्टम पोर्ट मतलब एक्सपोर्टर का जो भी पोर्ट है वहां तक के सारे सारे खर्चे इंक्लूडिंग कौन सा, कॉस्ट ऑफ लोडिंग। सिंपल शब्दों में भाई मतलब ये वन तो ऐड होगा ही होगा जी सर। और उसके बाद उसने क्या किया था सर, एक्सपेंसिव टिल लोडिंग, लोडिंग तक के खर्चे, लोडिंग के बाद के नहीं, लोडिंग तक के, मतलब माल सर वेसल में चढ़ाया, शिप में चढ़ाया, तब तक के खर्चे, उसके बाद के नहीं। तो वो होगा एफओबी कॉन्ट्रैक्ट, यस सर हमें पता है, दैट इज 1 एंड 2 को ऐड कर लो। अब कहता है सीआईएफ, कहता है सीआईएफ का मतलब होता है ऑल द एक्सपेंसेस अप टू डेस्टिनेशन पोर्ट बिफोर अनलोडिंग। कहता है डेस्टिनेशन पोर्ट तक मतलब इंडियन पोर्ट तक, बट कब तक के, इंडियन पोर्ट पर अनलोडिंग से पहले तक के, अनलोडिंग के भी नहीं, अनलोडिंग से पहले तक के जी सर। तो 1 एंड 2 तो आ ही जाएगा ऊपर वाला, यस सर। और 3 जो रास्ते में हमारा कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन लगा, लाइक इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन लगा, इसको भी ऐड कर देंगे, बात खत्म, आगे लोडिंग के खर्चे नहीं आएंगे जी सर। तो एफओबी कैसे मतलब सीआईएफ कैसे निकलेगा, एफओबी में कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर ऐड कर दोगे तो सीआईएफ बन जाएगा सर। ये तो नॉर्मल है, वैसे भी हमें पता था, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। यहां से भी चांसेस होता है बेटा 1 नंबर का, यहां से भी आ जाता है, ठीक है, देखना आपको पता चलेगा एबिलिटी वगैरह के बारे में, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। कहता है फॉर एक्सपोर्ट बेनिफिट यू हैव टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशन। कहता है अगर आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट लेने हैं, मान लो आपने एक्सपोर्ट किया, आपको आईटीसी वगैरह क्लेम करनी है, ठीक है, आपको रिफंड वगैरह क्लेम करना है, ठीक है, यस सर, हमें कुछ भी करना, मतलब आपको जो भी बेनिफिट वगैरह लेने हैं, तो उस बेनिफिट्स के लिए आपको 2 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब एक्सपोर्ट करते तो बेनिफिट मिलते हैं, यस सर, एक्सपोर्ट करते तो बेनिफिट मिलते हैं, हमने देख रखा है, ठीक है, लाइक जीरो रेटेड क्या नाम, अगर हम जीएसटी की बात करें तो उसको जीरो रेटेड में आता है और कहता है कि आप रिफंड क्लेम कर लीजिए, ठीक है, दैट इज आपको आईटीसी वगैरह मिल जाएगी, आपकी मर्जी है, ओके सर। कहता है अगर आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट लेने हैं तो आपको कुछ कुछ कंडीशन का सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा। 2 कंडीशन है। नंबर 1 गुड्स मस्ट एक्सपोर्टेड। ओ माय गॉड बेटा, गुड्स को एक्सपोर्ट कब मानेंगे सर, देखो मैंने कोशिश तो बड़ी की है बट यहां से इंडिया ठीक नहीं बना। ठीक है, मान लो एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, मैंने कहा ये TWI, ठीक है बेटा, TWI, मैंने कहा TWI क्या है सर, TWI तो भारत का ही अंग है, ये 12 नॉटिकल माइल्स, ये पानी का हिस्सा, ये हमारा ही तो है, ये जो सी वगैरह है, यहाँ पे वाटर, जितना भी वाटर स्पेस अपना ही है। तो कहता है सबसे पहले गुड्स को एक्सपोर्ट हो जाने, तो गुड्स को एक्सपोर्ट होने का मतलब ये है कि TWI में नहीं सर, TWI में जब तक गुड्स रहेगा वो एक्सपोर्ट नहीं कहलाएगा सर, इसको क्रॉस करना चाहिए, दैट इज सिंपल शब्दों में 12 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस कर जाए, पहली कंडीशन। दूसरा मैंने कहा भाई साहब यूएसए से माल आ रहा था तो सर जैसे ही TWI में एंटर कर जाएगा, जैसे ही TWI में एंटर कर जाएगा सर ये इंपोर्ट हो जाएगा, बात सुन आई, हाँ, क्योंकि TWI टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया
भारत का ही हिस्सा है सर, ठीक है जी सर, बात समझ आ गई। कहता है पहली बात कि गुड्स जो है एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, दैट इज TWI को क्रॉस कर जाए। आगे नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहता है पेमेंट मस्ट बी रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी एंड वी आर एंटाइटल्ड फॉर द पेमेंट ओनली आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन व्हिच मे बी CIF एंड FOB। ध्यान सुनना भाई, पहली कंडीशन क्या कहता है, पहली कंडीशन कहता है भाई साहब एक्सपोर्ट हो जाए, दैट इज TWI को क्रॉस कर जाए। दूसरा भाई साहब पेमेंट मिलने का अधिकार हो जाए, पेमेंट किसमें मिले, फॉरेन करेंसी में, और उसको वो मिलने का राइट हो। मैंने कहा राइट कैसे हो, मैंने कहा देखो भाई साहब आपने किया CIF कॉन्ट्रैक्ट, CIF कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि भाई सामने वाले के पोर्ट तक माल पहुंचाना है, बात समझ आई। CIF का मतलब ना फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या है भाई साहब, अपने कस्टम पोर्ट पर लोडिंग तरफ के चार्जेस हमने बियर करे, उसके बाद भाई गुड्स कहीं भी जाए कैसे भी जाए हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा देखो भाई ये FOB कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान सुना ये है FOB कॉन्ट्रैक्ट, आराम सुनो। मैंने कहा ये है TWI, ये है इंडिया, हमें US से भेजना था, आराम से सोच के बताना। मैंने कहा भाई साहब माल यहां गया, कॉन्ट्रैक्ट था मेरा FOB कॉन्ट्रैक्ट था, और यहां पर पानी में माल डूब मरा, ठीक है, यस सर, यहां पे पानी में माल डूब गया, डूब गया बेटा, पानी में माल डूब गया, ठीक है डूब गया। तो मैंने कहा क्या मेरे को एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलेंगे, नहीं सर, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए आप। कौन सी कंडीशन बेटा, सर एक्सपोर्ट करना था, TWI को क्रॉस करना था, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलेंगे। चलो दूसरी कंडीशन, मैंने कहा CIF कॉन्ट्रैक्ट था, गुड्स यहां से तो निकल गया लेकिन यहां TWI से को क्रॉस करते ही डूब मरा, बताओ एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो कंडीशन थी TWI को क्रॉस कर दे, यस सर क्रॉस कर चुका है, पहली कंडीशन फुलफिल कर चुका है। दूसरी कंडीशन सर पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी में मिले, दैट इज हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाए। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन वाला था सर CIF कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम सामने वाले के एक्सपोर्टर के कहां पर भेजने वाले हैं, सर एक्सपोर्टर आदमी जो है वो इंपोर्टर आदमी के, दैट इज US से पोर्ट तक भेजना था हमें, सर पोर्ट तक नहीं गया, हमने अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाए, तो भी हमें क्या नहीं मिलेगा सर, हमें एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं ये कंडीशन हो, ये TWI, ये है इंडिया, और ये हमारा FOB कॉन्ट्रैक्ट। FOB का लो हमें सिर्फ इंडियन पोर्ट तक लेके जाना था माल, और वहां तक के ड्यूज पे करने थे, लाइक लोडिंग के ड्यूज पे करने थे, उसके बाद माल यहां निकला और यहां डूब मरा, TWI को क्रॉस किया डूब मरा। मैंने कहा पहली कंडीशन क्या एक्सपोर्ट हो गया, यस सर एक्सपोर्ट हो गया। दूसरी कंडीशन क्या आपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर दिया, सर हमारी ऑब्लिगेशन थी कि इंडियन कस्टम पोर्ट, इंडियन पोर्ट तक माल लेके जाना और लोडिंग तक के खर्चे बियर करना, यस सर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर मल्टीपल एग्जांपल भी किए थे अभी क्लास में, ठीक है, उसको मैंने फिर भी दोबारा समझा दिया जी सर। आगे चलते हैं दोस्त, आगे कहता है एक्सपोर्ट बेनिफिट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट बेनिफिट का मतलब होता है नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट और फर्स्ट पे द टैक्स एंड देन क्लेम द रिफंड, या तो पे ही मत करो और अगर आपने पे कर दिया है तो आप रिफंड क्लेम कर लो मेरे दोस्त। आगे कहता है बिल्टी क्या है, पहले वैसा बिल्टी को यहां से समझो, हालांकि बिल्टी मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है, GST के अंदर भी आया था जी सर। मैंने कहा देखो भाई साहब ये हरियाणा, हरियाणा में एक सिटी है भिवानी, यहां से माल जा रहा था दिल्ली, भिवानी से माल जा रहा था दिल्ली, ये था ट्रक भाई। मैंने कहा ट्रक ड्राइवर क्या करता है सर, 3 कॉपी निकालता है, एक खुद रखता है, एक सप्लायर को देता है, मतलब हालांकि दोनों की दोनों किसको देता है सर, सप्लायर को देता है, सप्लायर रिसिपिएंट को दे देता है। तो एक ट्रांसपोर्टर के लिए, एक रिसिपिएंट के लिए, एक सप्लायर के लिए। सर रिसिपिएंट को क्यों दी जाती है, ताकि चेक कर ले भाई रिसिपिएंट, अब सप्लायर जब माल की डिलीवरी देने जाएगा तो रिसिपिएंट से कहेगा दिखाना भाई वो जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया था वो डॉक्यूमेंट दिखाना आपके पास है या नहीं, मतलब ताकि सही हाथों में डिलीवरी जाए गुड्स की, इसलिए सप्लायर के पास तो रहेगा ही रहेगा, ट्रांसपोर्टर के पास भी रहेगा और रिसिपिएंट के पास भी रहेगा, ठीक है यस सर, मतलब माल की सही और क्लियर डिलीवरी जाए रिसिपिएंट के हाथ में, क्योंकि अब सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर को 2 कॉपी, देखो भाई साहब सिंपल शब्दों में ट्रांसपोर्टर 3 कॉपी निकालेगा, एक खुद रख लेगा और 2 किसको दे देगा सर, सप्लायर को दे देगा। 2 सप्लायर को देने के बाद क्या रहेगा, सप्लायर क्या रहेगा, एक खुद रिटेन कर लेगा, एक रिसिपिएंट को दे देगा। अब कल को ट्रांसपोर्टर जब माल की डिलीवरी देने जाए, रिसिपिएंट का ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, वो कहेगा प्रूफ दिखाइए तेरा माल है, तो वो दिखाएगा वही बिल्टी दिखाएगा भाई साहब, ये देखो ये आपने दी थी ना सप्लायर को, ये मेरे पास है, तो कहेगा हो हाँ ये आप ही लो गुड्स, ठीक है। तो कहता है तो बिल्टी इशूड बाय द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर बिल्टी इशू करेगा, एक वो खुद रखेगा
मतलब तीन कॉपी करेगा, तीन में से एक ट्रांसपोर्टर खुद रख लेने वाला है, एक सर क्या नाम है सेंडर, एक ट्रांसपोर्टर खुद रख लेगा, एक सेंडर को मिल जाएगी और एक रिसिपिएंट दैट इज दिल्ली वाले को मिल जाएगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टर कौन हो सकता है? ट्रक वाला भाई हो सकता है, रेलवे वाला भाई हो सकता है, एयरक्राफ्ट वाला भाई हो सकता है और वेजल वाला भाई हो सकता है। ठीक है, ये बात कर रखी है जी सर, ये था नॉर्मल प्रोविजन। अब ऊपर आ जाओ सर, बिल्टी कब वर्ड यूज करते हैं सर? डोमेस्टिकली हम बिल्टी वर्ड यूज करते हैं, डोमेस्टिकली बिल्टी यूज करते हैं, हमारे इंडिया में हम बिल्टी वर्ड यूज करेंगे। लेकिन कहता है ये बिल्टी ही है कुछ और नहीं, ये बिल्टी ही है कुछ और नहीं। लाइक बिल ऑफ लीडिंग, एयरवे बिल, डिलीवरी ऑर्डर, ये भी बिल्टी ही है बट नाम कुछ और है। क्या रखा है? ये यूज इंटरनेशनली, इनको हम इंटरनेशनली यूज करेंगे। बिल्टी का भी क्या काम था कि सर गुड्स सही हाथों में जाए। तो अब बिल ऑफ लीडिंग बोलो, एयरवे बिल बोलो या फिर डिलीवरी ऑर्डर बोलो, ये भी बिल्टी ही होती है बट इंटरनेशनली इनके ये नाम होते हैं। लाइक हमारे देश से दूसरे देश में माल जा रहा है, लैंड रूट के थ्रू जा रहा है, नेपाल या भूटान जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे सर? वो बिल्टी देगा, उसको क्या बोलेंगे? डिलीवरी ऑर्डर बोलेंगे। सर हवा के थ्रू जा रहा है, एयरक्राफ्ट के थ्रू जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे सर? एयरवे बिल बोलेंगे। वेसल के थ्रू जा रहा है, सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे? बिल ऑफ लीडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग क्या है सर? बिल ऑफ लीडिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये इंश्योर करता है कि रिसिपिएंट सही आदमी है, यानी दैट इज यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो सर बिल ऑफ लीडिंग का ये क्या होता है मेन? सर इंपोर्टर सही आदमी होना चाहिए, मतलब जिसके पास ये गुड्स है तो सही हाथों में गुड्स जाए सर। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी सर, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा देखो भाई आगे चलते हैं, तो देखो सुनो, मैंने कहा देखो ये है यूएसए जी सर, ये है इंडिया। ओके सर, मैंने कहा देखो भाई यहां से क्या हुआ? बिल ऑफ लीडिंग, ट्रांसपोर्टर आदमी ने बिल ऑफ लीडिंग दी, देखा बाय ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर क्या देगा सर? बिल ऑफ लीडिंग दे देगा। तो बिल ऑफ लीडिंग क्या दे देगा सर? बिल ऑफ लीडिंग दे देगा किसको सर? यूएसए वाले आदमी को, एक खुद रख लेगा, एक यूएसए वाले आदमी, मतलब दो यूएसए वाले आदमी को दे देगा, ये एक्सपोर्टर है। और ये एक्सपोर्टर एक किसको दे देगा? क्या नाम है? बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग किसको दे देगा सर? एक इंपोर्टर को दे देगा, इंडिया का जो इंपोर्टर है। बस में यही नहीं जी सर, मैंने कहा ये क्या करेगा सर? ये ट्रांसपोर्टर क्या देगा सर? ट्रांसपोर्टर देगा बिल ऑफ लीडिंग। क्यों देता है? इंश्योर द राइट डिलीवरी टू द राइट पर्सन, दैट इज इंपोर्टर को, राइट इंपोर्टर को ही डिलीवरी जाए। जी सर, हमने भी पढ़ा था, कहता है टू बी इशूड ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ गुड्स। कहता है इशू कब करेगा? जब गुड्स की लोडिंग की जाएगी ना। यस सर, मतलब गुड्स को जब चढ़ाया जाएगा शिप में, यस सर वेसल में, तब की जाएगी। वो तीन कॉपी देगा, पता है सर, एक सप्लायर के पास जाएगी, एक रिसिपिएंट दैट इज इंपोर्टर भाई इंडिया का है, सप्लायर भाई यूएसए का है, और जो ये ट्रांसपोर्टर भाई, ट्रांसपोर्टर दिख ही रहा है जी सर, ये तीन देगा सर, अभी पढ़ के आए। आई क्या रखा है? इंपोर्ट मैनिफेस्ट। सर ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट क्या होता है? ध्यान सुनो, मैंने कहा देखो भाई ये वेजल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अब इंडियन कस्टम पोर्ट पर आने वाला है, दैट इज मुंबई कस्टम पोर्ट पर आने वाला है, मतलब इंडिया में आने वाला है। इंडिया में आने से पहले ये इलेक्ट्रॉनिकली कुछ डिटेल देगा किसको? कस्टम डिपार्टमेंट को, कि मेरे पास कौन कौन सा गुड्स है, कितना कितना गुड्स है, सब कुछ पूरी ईच एंड एवरीथिंग बताएगा गुड्स के बारे में, हर एक चीज बताएगा। ठीक है, ताकि क्या करे सर? कस्टोडियन वगैरह अभी पढ़ने वाले होता है, कस्टम ऑफिसर वगैरह, वो ये सुनिश्चित कर सके, वो डिटरमाइन कर सके कि हमारे पास अवेलेबल स्पेस है, अच्छा स्पेस है, और उसका जो आएगा ना शिप आएगा तो उसको आराम से अनलोड करवा दे। ठीक है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट में क्या है? ईच एंड एवरीथिंग डिटेल देनी है भाई साहब आपको, किसको सर? कस्टम ऑफिसर को, मतलब कस्टम डिपार्टमेंट को सारी डिटेल देनी है कि आपका कौन सा गुड्स है, कैसा गुड्स है, किस तरह का गुड्स है, सारी चीजें बताने वाला है। कौन बताने वाला है सर? ट्रांसपोर्टर ही बताएगा। कब बताएगा? आने के बाद या आने से पहले? सर आने से पहले बताएगा, पहले बताएगा तभी तो इंतजाम करेगा ना, क्योंकि भाई बड़े बड़े वेजल आएंगे, उसमें तो सामान आने वाला है, तो सामान आएगा तो वहां पे पोर्ट पे जाके अनलोड होगा, तो अनलोड कैसे होगा? स्पेस चाहिए ना, तो उसके लिए वो क्या कहता है सर? डिपार्टमेंट कहता है कि आप हमें इंफॉर्मेशन दे देना, अगर आप आओ तो हमें पत्र लिख देना कि हम आ रहे हैं। जी सर, क्या कहता है? पर्सन इन चार्ज, दैट इज ड्राइवर आदमी, दैट इज ड्राइवर आदमी, फॉर द सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट फॉर अनलोडिंग ऑफ द गुड्स। सिक्योरिटी क्यों सर? सिक्योरिटी इसलिए जो उसने बोला है, वो कह रहा है कि मेरे पास इतने गुड्स हैं, ऐसे ऐसे गुड्स हैं, इस क्वालिटी के गुड्स हैं, वो बाद में चेक करेगा क्या उतने ही गुड्स हैं, वही क्वालिटी के गुड्स हैं, सब कुछ वही है क्या? दिक्कत होगी ना सर, डिस्क्रिपेंसी आ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए सर किसी भी तरह का। कहता है फाइल इलेक्ट्रॉनिकली बिफोर अराइवल एट पोर्ट, पोर्ट पर आने से पहले। यस सर, हमें पता है, बट
इन केस ऑफ व्हीकल, यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है। कहता है भाई साहब अगर व्हीकल है, मतलब ट्रक वाला भाई कहता है ट्रक वाले भाई को कहाँ कंप्यूटर चलाना आता है, कहाँ लैपटॉप चलाना आता है, बोला इसको इतना कंप्यूटर लैपटॉप नहीं चलाना आता, आप मैनुअली भी डाल सकते हो। फाइल मैनुअली आफ्टर अराइवल विद इन 12 आवर्स, मतलब आने के 12 घंटे के अंदर अंदर आप बता दो सर कि ऐसे ऐसी बात है, हम ये गुड्स लेके आए, ठीक है। हाँ सर, आमतौर पर वेजल में बैठे, एयरक्राफ्ट में बैठे, बट वो तो कंप्यूटर लैपटॉप चलाना जानते हो तो वैसे बता देंगे, लेकिन कहता है भाई ट्रक वाले आदमी तेरे को नहीं आता लैपटॉप वगैरह चलाना, तो तू आने के बाद बता दियो, ठीक है। लाइक नेपाल भूटान अगर आपका माल जा रहा है बाय लैंड रूट जा रहा है, तो आप वहां पहुंचने के 12 घंटे के बाद भी आप इंपोर्ट मैनिफेस्ट दे सकते हो। जी सर, मतलब डिटेल दे सकते हो। अब कहता है यहाँ पर, यह मुंबई कस्टम पोर्ट, मुंबई कस्टम पोर्ट, यहाँ पर आपका माल आ गया है, दैट इज कस्टम पोर्ट। मैंने कहा मुंबई ले लेते हैं यहाँ पे। कहता है इंपोर्टर प्लेस, ये है इंपोर्टर का प्लेस भाई। अब इंपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर फाइल एन एप्लीकेशन, इंपोर्टर आएगा भागा भागा आएगा, ये गुड्स आ गया और गुड्स लेने के लिए जाएगा। कहता है भाई साहब इंपोर्टर आदमी, आपको गुड्स ऐसे नहीं मिलेगा, आपको भी कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कुछ आपको डॉक्यूमेंटल वर्क करना पड़ेगा सर, एडमिन वर्क करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, कहता है फॉर द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कस्टम स्टेशन, कस्टम स्टेशन से आपको गुड्स उठाना है, तो सबसे पहले आप दो हमें बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री क्या था, क्लियरेंस के लिए कहता है कि मेरा गुड्स मुझे दे दो, तो बिल ऑफ एंट्री डालेगा, ध्यान रखना। जी सर, कहेगा मुझे मेरा गुड्स दे दो, मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा, मुझे मेरा गुड्स दे दो, मैं अपने घर पे ले जाऊंगा, उसके लिए वो बिल ऑफ एंट्री डालेगा। आगे सर ये बिल ऑफ लीडिंग, और ये बिल ऑफ लीडिंग वही तो बिल्टी की बात कर रहे हैं, इसका बिल्टी होगी, हाँ बिल्टी भी होगी। याद करो मैंने कहा 3 कॉपी आएंगी, एक सप्लायर खुद रखेगा, मतलब एक एक्सपोर्टर खुद रखेगा, एक ट्रांसपोर्टर के पास होगी, एक इंपोर्टर के पास होगी। ये तेरा ही गुड्स है, प्रूफ कर, वो कहेगा ले बिल ऑफ लीडिंग ले, मेरा ही गुड्स है। कहता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इफ एनी, कहता है अगर आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन से अगर आपने इंपोर्ट किया है तो आप उसका आप सर्टिफिकेट दिखाओ, और नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है ऑन द अराइवल ऑफ द गुड्स, ये सारी सारी चीजें अराइवल मतलब गुड्स आने के बाद हमें ये सारी सारी चीजें देनी होती है। बट कहता है क्या है कि एडवांस भी दे सकते हो सम केसेस, अगर हमें जल्दी जल्दी चाहिए। कहता है कि हमें तो भाई गुड्स आने से पहले, मतलब गुड्स आते ही हमें माल लेके जाना, कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कभी हम आपको एडवांस में, मतलब गुड्स आने से पहले आप सारी सारी ये कागजी कार्रवाई पूरी कर दो, और जैसे ही गुड्स आता आप लेके भाग जाओ, ठीक है ठीक है। फाइल इलेक्ट्रॉनिकली, ये जो भी फाइल की जाएगी सारी सारी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जाएगी सर, सारी चीजें। फिर का बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, वैसे मैंने भी बता भी दिया है, फिर भी पढ़ लो बिल ऑफ एंट्री क्या होता है। कहता है फाइल बाय द इंपोर्टर ओब्लिक एजेंट ऑफ द इंपोर्टर, या तो एजेंट इंपोर्टर खुद बिल ऑफ एंट्री डालेगा या उसका एजेंट डालेगा, टू टेक द गुड्स फ्रॉम द कस्टम पोर्ट से ले जाने के लिए, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ द क्लियरिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कस्टम पोर्ट एंड क्लेम द आईटीसी। कहता है कि भाई साहब उसको अगर डॉक्यूमेंट्स क्या नाम है, अपना गुड्स उठाना है कस्टम पोर्ट से, तो आपको बिल ऑफ एंट्री डालनी होगी, ठीक है जी सर। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कितने आदमी थे, मूवी का डायलॉग है, ओए शाबा कितने आदमी थे, सदा हम तो 5 थे, वो कितने थे, सदा वो 2 थे, फिर भी पिट के आगे, हाँ सरदार वो थोड़े से ताकतवर थे। कहता कितने आदमी थे, कहता 5 आदमी। यहाँ पर आपको 5 आदमी देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, कहता पर्सन इंचार्ज दैट इज ड्राइवर आदमी, इंपोर्टर दैट इज जो इंपोर्ट कर रहा है, कस्टोडियन सर पोर्ट मैनेजर, कस्टम ऑफिसर, अरे सर बॉन्डेड वेयर हाउस कीपर, अरे बस सर ये 5 आदमी कौन, चलो इनके बारे में सीखते हैं कौन कौन 5 आदमी है, और फिर इनके फिर बाद में ये वर्ड यूज होंगे तो हमें टेंशन नहीं होगी कौन कौन है। तो पर्सन इंचार्ज ड्राइवर आदमी, क्या दिक्कत वाली बात है, इसको तो भली भांति परिचित है इससे तो, ठीक है। क्या कहता है पर्सन इंचार्ज दैट इज ट्रांसपोर्टर की बात कर रखा है। कहता है प्रिपेयर करता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट का लोग सर अराइवल करने से पहले, कस्टम पोर्ट पे आने से पहले वो बताएगा कि कौन कौन सा गुड्स है, कैसे कैसे गुड्स है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, याद आया जी सर, ये तो अभी बढ़ गया है। बिल ऑफ लीडिंग देगा वो, यस सर बिल ऑफ लीडिंग देगा, 3 बिल ऑफ लीडिंग देगा, एक एक्सपोर्टर को 2 देगा, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के पास भेज देगा, वो खुद रख लेगा, यस सर याद आएगा। एंड कलेक्ट द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अरे सर जो भी अपना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो कलेक्ट करेगा, या तो इंपोर्टर से कलेक्ट करेगा या एक्सपोर्टर से कलेक्ट करेगा, जी सर बात समझ में आ गई है। इंपोर्टर मतलब पर्सन इंचार्ज, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा शब्दों में हमने पढ़ लिया सर। उसके बाद देखो ये होता है हमारा इंडियन कस्टम पोर्ट, ये क्या होता है हमारा इंडियन कस्टम पोर्ट, लाइक मुंबई कस्टम पोर्ट लगा लो बेटा, या फिर केरला कस्टम पोर्ट, कोई भी कस्टम पोर्ट लगा लो आप। कहता है यहां से एक आदमी होता है जिसका नाम होता है कस्टोडियन, क्या नाम होता है बेटा, कस्टोडियन, क्या नाम होता है, कस्टोडियन। व्हाट टू डू, कहता है कस्टोडियन क्या करता है, कस्टोडियन करता क्या है, कस्टोडियन क्या करता है। कहता है देखो भाई साहब ये माल की लोडिंग करवाता है, ये माल की अनलोडिंग करवाता है, क्यों सर कस्टम पोर्ट पे तो सारा गुड्स होगा ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, जी सर लोडिंग ये करवाएगा, अनलोडिंग ये करवाएगा,
ठीक है, ये नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ कंटेनर वगैरह होते हैं, वहां पर बड़े बड़े कंटेनर के अंदर गुड्स होते हैं, वाला कंटेनर की हैंडलिंग करेगा, दैट इज गुड्स की हैंडलिंग करेगा एक्सेट्रा। ये सारे काम कौन करने वाला है? कस्टोडियन करने वाला है। कहता है एंड ऑल्सो कलेक्ट ऑल द ड्यूज इंक्लूडिंग द डीमरेज फ्रॉम द इंपोर्टर, इंपोर्टर से सारे के सारे ड्यूज कलेक्ट करने वाला है। डीमरेज का मतलब कहता है एक्सटेंडेड पोर्ट ड्यूज, लाइक कंटेनर कस्टम पोर्ट पर, मतलब कंटेनर, मतलब सिंपल शब्दों में आज उसको कंटेनर अपना गुड्स लेके जाना था, इंपोर्टर को आया नहीं, 3-4 दिन बाद आया, 3-4 दिन के चार्जेस वगैरह कौन लेगा? कस्टोडियन। किससे लेगा? इंपोर्टर से लेगा। बात समझ आई नहीं? यस सर, हमें पर्सन इंचार्ज का पता चल गया, कस्टोडियन का पता चल गया है। अब आ जाओ सर आगे। मैं कहा देखो भाई साहब, अब आते हैं आगे। कहता है ये बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है? ये बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है? ध्यान सुनो, कस्टोडियन मतलब इंपोर्टर आया नहीं गुड्स लेने के लिए, गुड्स लेने के लिए इंपोर्टर नहीं आया, या फिर इंपोर्टर बोला कि मैं अभी गुड्स नहीं लेके जाने वाला, कुछ समय बाद लेके जाने वाला। बात नहीं, या तो इंपोर्टर गुड्स लेने ही नहीं आ रहा है, या फिर वो कहता है, खुद रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं कुछ समय बाद आऊंगा। तो कस्टोडियन सोचता है कि यार कस्टम स्टेशन पे इतना गुड्स रखना ठीक नहीं, क्योंकि और क्या नाम है, और हमारे पास वेजल वगैरह आएंगे और एक्सपोर्ट का गुड्स वगैरह आएगा, तो हमें उसके लिए जगह की जरूरत है। तो कहता है कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गुड्स आया है हम उसको एक वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देंगे। कहां से ट्रांसफर कर देंगे? एक वेयर हाउस में, ठीक है, गोदाम में ट्रांसफर कर देंगे। यस सर, तो गोदाम में ट्रांसफर कर देंगे तो उसको बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? बॉन्डेड वेयर हाउस। क्लियर है सर? मैंने कहा अब माल जाएगा इंपोर्टर के पास। किसके पास जाएगा सर? इंपोर्टर आएगा, क्लियरेंस करवाएगा, कहेगा कि भाई साहब मेरा माल आया था, उस कंट्री से आया था, मुझे मेरा माल दे दो। सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, बिल ऑफ एंट्री भी लेके जाएगा, बिल ऑफ रीडिंग भी लेके जाएगा, ठीक है, मोस्ट फेवर नेशन से है तो उसका ओरिजिन सर्टिफिकेट भी लेके जाएगा, सारी ड्यूज की पेमेंट भी करेगा, सब कुछ करने वाला है। कहता है भाई देख, अब इंपोर्टर के पास दो ऑप्शन है, या तो कस्टम पोर्ट पर माल आते ही वो ले जाए, आया माल और सीधा इंपोर्टर माल ले गया। दूसरा तरीका, वो लेने नहीं आया, वो बोला कि मेरा माल जो है वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दो, मैं बाद में लेने वाला हूं, या फिर वो लेने नहीं आया तो उसका वेयर हाउस माल ट्रांसफर कर दिया। दैट इज दूसरा है। पहले कस्टोडियन से कहां, कस्टम मतलब कस्टम स्टेशन से कहां चला गया? सिंपल शब्दों में सर बॉन्डेड वेयर हाउस चला गया, हालांकि बॉन्डेड वेयर हाउस भी कस्टम स्टेशन का ही पार्ट होता है। मैं बॉन्डेड वेयर हाउस चला गया, वहां से किसके पास गया सर? वहां से गया इंपोर्टर के पास। तो दो रूट है, एक डायरेक्टली कस्टम पोर्ट से गया, एक दूसरा सर वेयर हाउस से गया। तो वेयर हाउस से जाता है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट क्लियरेंस, और सर कस्टम मतलब डायरेक्टली, मतलब माल आया पोर्ट पर, पोर्ट से डायरेक्टली इंपोर्टर ले गया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, मतलब घर के लिए लेके जा रहा है। सिंपल शब्दों में कहते हैं। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम पे पेमेंट वगैरह कर देगा, लेकिन ऊपर हमारे एक चार्जेस और ज्यादा आएंगे, पे द वेयर हाउस रेंट वगैरह, मतलब उसने हमारा क्या नाम है, इंपोर्टर ने हमारे वेयर हाउस को यूज किया है, तो वेयर हाउस में हमने आपके सामान को रखा है, तो हमें उसके चार्जेस, हमें इसका किराया, तो वहां पे हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो हमें क्या क्या पता चल गया सर? पर्सन इंचार्ज खत्म, एक आदमी खत्म, बॉन्डेड वेयर हाउस 2 खत्म, कस्टोडियन 3 खत्म, इंपोर्टर 4 खत्म, बचा कौन सर? कस्टम ऑफिसर। आ जाओ फिर उसको पकड़ते हैं, कस्टम ऑफिसर को भी पकड़ते हैं। कस्टम ऑफिसर कहता है, कस्टम ऑफिसर तू 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 क्या करता है भाई? तू क्या करता है? तू क्या करता है? पूछे से क्या करता है? कहता है भाई साहब देखो, चेक ऑल द लीगल एस्पेक्ट, ये सारे लीगल एस्पेक्ट को चेक करने वाला है। चेक द असेसमेंट, दैट इज टैक्स की कैलकुलेशन को देखेगा, क्या इंपोर्टर ने टैक्स की कैलकुलेशन ठीक ठाक की है नहीं की। आगे कलेक्ट ऑल द ड्यूज लाइक ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे कलेक्ट करने वाला है। मेक द क्लियरेंस ऑर्डर आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक वगैरह कर लेगा, साइन मार देते, ठीक है इसको इंपोर्टर को माल ले जाने दो। जी सर, बात समझ में आ गई है। आगे कहता है, आगे कहता है, क्या कहता है, चलो पढ़ते हैं। कहता है चलो इसको समझाए तो आपको पता भी होगा। मैं कहता हूँ भाई साहब ये ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, लाइक मैंने कहा ये है मुंबई कस्टम पोर्ट, ठीक है, यह वेयर हाउस, मैंने कहा भाई साहब ये यूएसए से माल यहाँ आ गया, यहाँ माल अभी आया है, क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? नहीं सर। यहां से भी माल वेयर हाउस में चला गया, क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? नहीं सर। ठीक है, यहां से माल एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट का मतलब चाइना भेज दिया हमने, क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? नहीं सर। यहां से माल चाइना चला गया, मतलब सिंपल, तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? नहीं सर। मैं कहा सर फिर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी कब? मैंने कहा ये लो भाई सर, ये इंपोर्टर की प्रीमाइसिस, ये इंपोर्टर की प्रीमाइसिस, यहां से इंपोर्टर की प्रीमाइसिस चलेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? हाँ लगेगी। यहां से आ गया, क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? हाँ सर लगेगी। सिंपल शब्दों में सर इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती है? जब इंपोर्टर या उसका एजेंट
होम कंजम्पशन की लिए गुड्स का क्लियरेंस करवाता है तब इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, अदरवाइज इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। जी सर, ये मतलब घर के लिए लेके जाएगा तभी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। क्या रखा है? नो इंपोर्ट ड्यूटी कैन बी कलेक्टेड अंटिल द गुड्स रिमेन इन द कस्टम एरिया, जब तक वो कस्टम एरिया में है, दैट इज वेयर हाउस में है या कस्टम स्टेशन पर है, कहीं पर भी है। एज एंड व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कस्टम एरिया फॉर होम कंजम्पशन, दैट इज एक्सपोर्ट करे तभी लगेगी, होम कंजम्पशन के लिए लेके जा रहे हो, देन लायबल टू पे द इंपोर्ट ड्यूटी। बात ध्यान से समझना सर। आई क्या रखा है? ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, यही करना है। नंबर 1 कहता है अराइवल ऑफ द गुड्स ओनली एट द कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट। ऐसा नहीं है बेटा, आप अपना जो खुद का जहाज लेके आए हो और उसको भाई साहब कहीं भी लैंड कर रहे हो उसको मैं हरियाणा में बैठा हूं, मैंने कहा भाई साहब क्या कस्टम पोर्ट है, यूएसए से माल आया, मैंने कहा भाई साहब हरियाणा की धरती पे लैंड करो, ऐसे कहता है ऐसे नहीं भाई साहब, आप कहीं भी लैंड नहीं करवा सकते, कस्टम पोर्ट पर ही लैंड करवा सकते हो जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखे हैं कि आपका माल आएगा तो इस रूट के थ्रू आएगा, इन स्टेशन पर आ सकता है, इन पोर्ट पर आ सकता है, अदरवाइज कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है हर जगह हमारे कस्टम ऑफिसर बैठे नहीं, वो कहीं कहीं बैठे हुए हैं, तो वही माल आना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं आप कहीं भी लैंड करवा दोगे। फाइलिंग ऑफ द इंपोर्ट मैनिफेस्ट, अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट, ये वही है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट है, अलग अलग है, वेसल के थ्रू आ रहे हो या क्या बाय एयर आ रहे हो, बाय रोड लैंड रूट जा रहे हो, तीनों का मतलब ये है, मतलब आपको डिटेल देनी पड़ेगी, हे ड्राइवर आदमी आपको डिटेल देनी पड़ेगी गुड्स की। आगे क्या रखा है? टेकिंग परमिशन फ्रॉम कस्टोडियन बाय पर्सन इन चार्ज फॉर अनलोडिंग, कह रखा है, अभी पढ़ के आया ना, लोडिंग अनलोडिंग कौन करवाएगा? कस्टोडियन करवाएगा। कहता है अगर आपको लोडिंग अनलोडिंग करवानी है ना दोस्त, तो कस्टोडियन की हेल्प ले लेना, दैट इज एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड का मतलब कहता है आ जाओ गुड्स आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंट्री इनवर्ड का मतलब आ जाओ भाई साहब गुड्स आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास कस्टम पोर्ट पर जगह है, आपका हम क्या नाम है अनलोड करवा देंगे माल। एंट्री इनवर्ड मतलब ये था, आ जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुड्स को अनलोड कर दो। एंट्री इनवर्ड तब तक नहीं देता, कस्टोडियन वगैरह प्रोवाइड नहीं करते जब तक उसका मतलब पोर्ट पर क्या ना हो, जगह ना हो। जी सर, आगे चलते हैं। कहता है ओनली दोज गुड्स आर अनलोडेड व्हिच वाज मेंशन इन द इंपोर्ट मैनिफेस्ट। इंपोर्ट मैनिफेस्ट लिया था ना ड्राइवर से, यस सर, कि कितना गुड्स है, कहां से गुड्स है, सब कुछ पूछ लिया था ना। तो कहता है जो आपने हमें इंपोर्ट मैनिफेस्ट में बताया था ना कितना इतना गुड्स है, तो कस्टोडियन कहेगा उतना ही अनलोड करना, उससे एक्स्ट्रा अनलोड मत कर देना। यस सर, कह रखा है अनलोडिंग ओनली एंड ओनली एट अप्रूव्ड प्लेस, ऐसे नहीं है कहीं भी अनलोडिंग करने लग जाओ, ना 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 ना, अप्रूव्ड प्लेस पर ही अनलोडिंग करना। ओके सर, कहता है अनलोडिंग ऑलवेज बी द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर, ऐसा नहीं है भाई साहब आप कहीं भी अनलोडिंग करने लग जाओ, भाई साहब कस्टम ऑफिसर से पूछ लेना, उनकी निगरानी में ही करना। जी सर, आगे चलते हैं। कहता है डायरेक्ट क्लियरेंस, अरे सर भी पढ़ के तो है, डायरेक्ट क्लियरेंस का मतलब क्या हुआ कि सर माल कस्टम पोर्ट पर आया, कस्टम पोर्ट से डायरेक्टली हम ले गए। तो मैं इनडायरेक्ट क्लियरेंस क्या सर, माल कस्टम पोर्ट पर आया, उससे वेयर हाउस में डाल दिया, वेयर हाउस से माल किसके पास गया, इंपोर्टर के पास गए। सर वो बात है, चलो वही बात करके पढ़ देते हैं एक बार। कह रहा है डायरेक्ट क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन, इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है, कहता है देखो सर, कहता है बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है, ठीक है सर, बात कुछ ऐसी है, ये यूएसए से माल आया मुंबई कस्टम पोर्ट, ठीक है, बात समझ आई नहीं जी सर, आ गया। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद जैसे ही माल हमारा कस्टम पोर्ट पर आ जाता है तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा सर, इंपोर्टर आदमी क्या डालेगा, इंपोर्टर आदमी कस्टम ऑफिसर को क्या कहेगा, हे कस्टम ऑफिसर एप्लीकेशन ले भाई, एप्लीकेशन ले भाई, ठीक है, और बिल ऑफ एंट्री डालेगा, याद आ रहा है, बिल ऑफ एंट्री डालो, क्लियरेंस के लिए ऑर्डर डालेगा, यस सर, बिल ऑफ एंट्री डालेगा अंडर सेक्शन 46, इंपोर्टेंट है याद रखना, अंडर सेक्शन 46 क्या डालेगा सर, वो क्या कहेगा कि सर मेरा क्लियरेंस कर दो, ये डाल रखा है, मैंने बता भी रखा है कि कौन सी में डालेगा, व्हाइट है आएगी, कब आएगी, ग्रीन कब आएगी, ठीक है, येलो कब आएगी, ठीक है, वैसे डाल रखा है। लेकिन अभी याद ना बिल ऑफ एंट्री सेक्शन 46, जब डायरेक्ट क्लियरेंस हो तो 46, डायरेक्ट क्लियरेंस में बिल्टी क्या नाम है, बिल ऑफ एंट्री आएगी अंडर सेक्शन 46। आगे क्या रखा है, डिटेल क्या आएगी सर, इसमें बिल ऑफ एंट्री में क्या क्या डिटेल आती है, सेंडर कौन है, इंपोर्टर कौन है, गुड्स कौन कौन सा है, ड्यूटी कितनी लगेगी, सारी चीजें आएंगी। दूसरा और क्या प्रोवाइड करेगा इंपोर्टर सर, बिल ऑफ लीडिंग, कि हाँ ये गुड्स मेरा है, जो एक्सपोर्टर ने इशू किया, क्या नाम है, एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को दिया था, और एक्सपोर्टर को किसने दिया था, ट्रांसपोर्टर ने। जी सर, क्या रखा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इफ इंपोर्टेड फ्रॉम मोस्ट फेवर्ड नेशन, अगर आप मोस्ट फेवर्ड नेशन से इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेशन दे दो दोस्त। इनवॉइस वगैरह दो जो आपको क्या नाम है एक्सपोर्टर ने दिया है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी एंड पे इट, कहता है आप अपने आप पहले तो आप खुद कैलकुलेट करो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है और हमें दे दो, बाद में कुछ दिक्कत वाली बात होगी तो हम देख लेंगे। जी सर, उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होगा सर, कस्टम ऑफिसर क्या देगा, क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा, हाँ भाई साहब क्लियर कर दिया हमने आपका गुड्स और आप गुड्स उठा के अपने घर ले जाओ।
कहेगा वेरीफाई करेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स बाय द इंपोर्टर, जो इंपोर्टर ने टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की थी ना उसको देखेगा, वो सब कुछ ठीक ठाक है तो क्लियरेंस दे देगा, कुछ गड़बड़ है तो कहेगा भाई साहब 24 घंटे के अंदर पे कर दो। कहता है इफ नॉट सेटिस्फाइड, जो उसने कहा है उसने टैक्स पे किया उससे सेटिस्फाइड नहीं है, देन रीअसेसमेंट शैल बी डन एंड इंपोर्टर विल पे द एडिशनल टैक्स लायबिलिटी विद इन 1 वर्किंग डेज, एक दिन के अंदर अंदर वो टैक्स की पेमेंट करने वाला है, जो भी एडिशनल क्या नाम है कस्टम ऑफिसर बताएगा। अगर वो एक दिन के अंदर नहीं पे करता है, अदरवाइज इंपोर्टर इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, मतलब एक दिन के अंदर अपने एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे कर दी तो वेल एंड गुड, नहीं पे कर पाए ना तो बेटा 15% पर एनम के हिसाब से आपके ब्याज हम लेने वाले हैं। ओके सर, और भी कुछ था सर? हाँ, अब कुछ सब कुछ सही हो जाएगा, कस्टम ऑफिसर कहेगा कस्टोडियन को भाई साहब वेल एंड गुड, ठीक है सब कुछ ठीक है, तो अब क्या है टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कहां ले जाएगा इंपोर्टर, अपने होम कंजम्पशन के लिए ले जाएगा जी। आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर आपको पता है, हमें ये पता है सर आपको पता है, हमें ये पता है इनडायरेक्ट क्लियरेंस क्या होता है। इनडायरेक्ट क्लियरेंस का मतलब क्या होता है सर, कस्ट कहां चला गया, वेयर हाउस में माल चलेगा, और वेयर हाउस से अब कौन ले रहा है, इंपोर्टर ले रहा है माल, ठीक है। इनका देखो दोस्त, एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, मैंने कहा देखो ऐसा, यहां से यूएसए से माल आया, मुंबई कस्टम पोर्ट आया, जय श्री राधे, मैंने कहा जहाँ सुनो ये रहा कस्टोडियन, नीचे आते नीचे, नीचे आते नीचे, यहां से यहाँ आया, मुंबई कस्टम पोर्ट आया, ये कस्टोडियन, मैंने कस्टोडियन ने क्या कर दिया सर, गुड्स को, बॉन्डिंग का मतलब होता है गुड्स सेंड टू वेयर हाउस, बॉन्डिंग का मतलब क्या, बॉन्डिंग बॉन्डिंग का मतलब गुड्स को हमने वेयर हाउस में सेंड कर दिया, इसमें बता रहेगा बॉन्डिंग का मतलब क्या है, गुड्स को वेयर हाउस में सेंड कर दिया। क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, नो सर नो, बताया था अभी हमने, नहीं, होम कंजम्पशन के लिए जाएगा तब इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। मैंने कहा भाई साहब यहाँ चला गया कस्टम वेयर हाउस के पास चला गया, दैट इज कस्टम वेयर हाउस कीपर के पास माल चला गया, मैंने कहा यहाँ से माल जापान चला गया, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, मैंने कहा यहाँ से जापान चला गया इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, नहीं सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, नहीं लगेगी। मैंने कहा आप देख रहा हूँ, मैंने कहा पिछले केस में यहां से डायरेक्टली इंपोर्टर के पास जा रहा था, इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्लियरेंस, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री डाल दी थी अंडर सेक्शन 46। यहां पर क्या हो रहा है, पहले कस्टोडियन के पास गया, पहले कस्टोडियन के पास से कहां गया सर, क्या नाम है, बॉन्डेड वेयर हाउस में गया, जी सर, ठीक है वेयर हाउस में गया। मैंने कहा वेयर हाउस से अब कहां जा रहा है सर, वेयर हाउस से अब इंपोर्टर के प्लेस पे जा रहा है, तो क्या अब इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, हाँ सर, होम कंजम्पशन के लिए जा रहा है इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी सर, ठीक है यहाँ पे बता रखा है आप देख लेना। मैंने कहा बिल ऑफ एंट्री आएगी, ठीक है बता भी रखा है ग्रीन वाली आएगी, मैंने कहा दैट इज होम कंजम्पशन के लिए माल आ गया है, ओके सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट क्लियरेंस, पहले कस्टम पोर्ट मतलब कस्टोडियन के पास आया, उसके बाद सर वेयर हाउस में गया, वेयर हाउस से अब इंपोर्टर के प्लेस पे जा रहा है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट क्लियरेंस, जी सर। मैंने कहा वेयर हाउस मे बी एट पोर्ट और मे बी अवे फ्रॉम द पोर्ट, पोर्ट के ऊपर भी आपका गोदाम हो सकता है, पोर्ट से दूर भी आपका गोदाम हो सकता है, वो मर्जी होती है, बट इट इज इन द कंट्रोल ऑफ कस्टम, कहता है ये कस्टम के ही कंट्रोल में होता है, दिक्कत मत देना, मतलब पोर्ट पर है तो भी कस्टम का कंट्रोल है, पोर्ट से बाहर है तो भी कस्टम का क्या नाम है, कस्टम डिपार्टमेंट का ही कंट्रोल है। अब ध्यान सुनिए, यहां से कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आया था दोस्त, 1 मार्क, क्या कहता है जो वेयर हाउस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक पब्लिक भी होते हैं एक प्राइवेट भी होते हैं, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के, प्राइवेट का मतलब ऑथराइजेशन दे देते हैं कि भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम भी ऑथराइज हो और आप भी आप वेयर हाउस को आप क्या नाम क्या कर सकते हो, वेयर हाउस ओपन कर सकते हो, कैन नीड टू टेक लाइसेंस, ऐसा नहीं है कि मैं गया कल को और मैंने कहा भाई साहब हम तो क्या नाम है कस्टम क्या नाम है कस्टम वेयर हाउस खोल रहे हैं, कस्टम वेयर हाउस कीपर बन रहे हैं, नहीं नहीं, कहता आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वेयर हाउस होते हैं पब्लिक भी हो सकते हैं प्राइवेट भी हो सकते हैं। कहता है वेयर हाउस की नीड क्यों हुई भाई साहब, नीड क्यों हुई वेयर हाउस की, कहता है नंबर 1 ड्यू टू द लैक ऑफ लिक्विडिटी, मतलब इंपोर्टर का माल आ गया, मेरा माल मैंने इंपोर्ट करवाया था यूएसए से माल आ गया, अब मेरे पास पैसा नहीं बेटा, जो कस्टम पोर्ट पे जाना है तो पैसे की जरूरत है और छुड़वाने के लिए पैसे, ऐसा तो है नहीं कस्टोडियन से कहेंगे हम कह देंगे ऑफिसर से कि वो पैसे दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे नहीं हम 6 महीने बाद साल बाद, ऐसा नहीं, पैसे दे के और छुड़वा के लाओ, तो कहता है भाई साहब पैसे नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे कि वेयर हाउस में डाल दो, जब पैसे होंगे तब आ जाएंगे। गुड्स रिसीव्ड अर्लियर, दैट इज भाई आना था 15 तारीख को, ठीक है 15 दिसंबर को आना था, और मैंने पेमेंट का भी क्या नाम पेमेंट भी अरेंज कर रखी थी 15 तारीख तक, लेकिन वो गलती से 5 को आ गया, 5/12 को आ गया, वैसा पेमेंट 15 को आनी है, माल जल्दी आ गया, तो कहता है माल जल्दी आ गया तो वेयर हाउस में डाल दो, बाद में लेने आ जाएंगे। कहता है एनुअल रिक्वायरमेंट इंपोर्टेड एट वंस, कहता है भाई साहब मेरे को पूरे साल भर के दौरान 12,000 यूनिट्स की जरूरत होती है, बस नहीं
मैं सोचा कि टुकड़ों में ना मंगाया जाए, इंपोर्ट किया जाए। इंपोर्ट एक साथ कर लो 12 की 12,000 यूनिट्स, बाद में धीरे 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 क्लियरेंस करवा लेंगे। इन सिंपल मैंने 12,000 यूनिट्स को इंपोर्ट कर लिया। ध्यान सुनो, इंपोर्ट कर लिया और ये वेयर हाउस में डाल दी, बस नहीं। तो सर अब इंपोर्टर आदमी आया, क्या इंपोर्टर को 12 की 12,000 यूनिट ही छुटवानी जरूरी है? नहीं, वो आराम आराम से छुटवा रहा है। कभी 2,000 ले जा रहे हैं, कभी 5,000 ले जा रहे हैं, उसकी मर्जी जितनी ले जाओ। मतलब 2,000 ले जा रहे हैं तो 2,000 के रिस्पेक्ट में आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। 5,000 ले जा रहे हो तो 5,000 के रिस्पेक्ट में आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। मतलब जितना गुड्स लेके जा रहे हो उतनी इंपोर्ट ड्यूटी पे करते जाओ, लेते जाओ, ऐसा नहीं सारा साल ले जाना पड़ेगा। यस सर, बल्ले बल्ले सर, ये तो ड्यू टू द स्पेस इशू एट द ऑन प्रेमिसेस, मतलब मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं सारा गुड्स अपने प्रेमिसेस पे रख सकूं, तो मैंने क्या रखा भाई साहब, वही रहने दो, बॉन्डेड वेयर हाउस में रहने दो, जितनी जरूरत पड़ती रहेगी उतना माल लेते आते रहेंगे। ये वही एग्जांपल दे रखा जो मैंने बताया कि वेयर हाउस में हमारी 1,000 यूनिट है, मैं 500 यूनिट लेके गया, तो अब बताओ मेरे को इंपोर्ट ड्यूटी 500 यूनिट पर भरनी है या 1000 पर? सर जितना क्लियरेंस करवाओगे उतने पर ही आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है। ओके ओके सर, ओके चलो भाई आगे करते हैं। अब इसमें क्या रखा, बॉन्ड वैल्यू। एक बार ये देखना बॉन्ड वैल्यू क्या होती है। सर ये बॉन्ड वैल्यू क्या होता है, ठीक है, बॉन्ड क्या होता है सर, क्या देना होता है बॉन्ड? देखो ऐसा मैं देखो स्टेप वाइज देखते हैं। नंबर 1 स्टेप से आते हैं। कहता है स्टेप नंबर 1, इंपोर्टर आदमी ने क्या किया, कहता है फाइल किए हैं एक एप्लीकेशन प्लस बिल ऑफ एंट्री डाली है और अदर डॉक्यूमेंट डाले हैं, क्योंकि उसको क्या करना था सर, उसको माल लेके आना था, उसको गुड्स को छुटवाना था कस्टम पोर्ट से। मैं उसने कहा कि जो उसका वैल्यू था ना 5 लाख का था, जो भी गुड्स की वैल्यू थी 5 लाख की थी। कहता इंपोर्ट ड्यूटी एज्यूम कर लेते हमारी 50,000 की होगी, ठीक है। कहता है अंडर सेक्शन 46, अब क्या करेगा वो, अंडर सेक्शन 46 वेयर हाउसिंग में उसने ट्रांसफर करवा दिया। सिंपल शब्द में उसने कह दिया कि भाई और सारी चीजें लेके आया। वो कह रहा कि नहीं भाई मैं अभी इसको क्या नाम है, इंपोर्टर भाई खुद आया, वो कहता है भाई साहब ऐसा करो, मैं अभी गुड्स को छुटवाने नहीं आया, वेयर हाउस में डलवाने आया हूं, कि अभी आप मेरा वेयर हाउस में माल डाल दो, ठीक है। तो वो कहेगा कि भाई साहब 46 के अंदर डालेगा, कहेगा कि भाई साहब मेरे माल को वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दो। क्या रखा है, कहता है जो वेयर हाउस में ट्रांसफर किया जाएगा ना उसका माल, कहता है आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। बॉन्ड का मतलब कहता है एक अंडरटेकिंग एंड बैंक गारंटी, यू नो एक प्रॉमिस, एक तरह से आपको बताना पड़ेगा कि दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। लो आप उसको आप अंडरटेकिंग देने वाले हो, एक आप उनको गारंटी देने वाले हो। गारंटी कितनी होगी, वैल्यू जो भी है इंपोर्टेड ड्यूटी कितने की ऊपर आई थी 50,000 की, जो भी इंपोर्टेड ड्यूटी आई है उसका 3 टाइम्स आपको क्या देना पड़ेगा, आपको एक गारंटी देनी पड़ेगी, आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, बॉन्ड वैल्यू देना पड़ेगा, आपको गारंटी देनी पड़ेगी, ठीक है। बैंक में जाओगे आप गारंटी लेके आओगे, कहोगे लो भाई साहब आप 1,50,000 की, मतलब जो भी इंपोर्ट ड्यूटी है उसका 3 टाइम्स आपको क्या देनी पड़ेगी, गारंटी देनी पड़ेगी। ओके सर, ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब क्या करेगा कस्टम ऑफिसर, क्या करेगा चेक करेगा कि हाँ बॉन्ड वैल्यू सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। सब कुछ ठीक ठाक हो जाने के बाद नंबर 3 में वो डायरेक्शन इशू कर देगा कि हाँ इसके माल को कहां डाल दो, इशू ट्रांसफर द गुड्स टू द वेयर हाउस अंडर सेक्शन 60। कहता कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके गुड्स को वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दीजिए। आगे स्टेप नंबर 4 कहां आएगा सर, स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4 कहां गया सर हमारा, स्टेप नंबर 3 यहाँ ये रहा। और हाँ सर ये कस्टोडियन को कहेगा और कस्टोडियन फिर उसको ट्रांसफर कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कस्टम ऑफिसर कस्टोडियन को कहता है, कस्टोडियन ट्रांसफर कर देता है। जी सर, आगे इशू ऑर्डर करेगा और उसको ट्रांसफर करेगा। जी सर, आप कहेगा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या कहेगा, कहता है ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वाले दिन, मतलब जब मन किया इंपोर्टर का और कहेगा कि भाई साहब मैं तो गुड्स लेके जाऊंगा, ऑन मैच्योरिटी इंपोर्टर फाइल एन एप्लीकेशन प्लस बिल ऑफ एंट्री फॉर द होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 68 ग्रीन। सर देखो डायरेक्ट क्लियरेंस अंडर सेक्शन 46, इनडायरेक्ट क्लियरेंस क्या नाम बिल ऑफ एंट्री डालेगा किसने, अंडर सेक्शन 68। ध्यान रखना दोस्त, यस सर इंपोर्टेंट है। ओके स्टेप नंबर 6 आप पेमेंट कर देगा इंपोर्ट ड्यूटी एंड वेयर हाउस चार्जेस की। नंबर 7 नाउ कस्टम ऑफिसर इशू द क्लियरेंस ऑर्डर। क्लियरेंस ऑर्डर देने के बाद अब इंपोर्टर क्या ले जाएगा, गुड्स की डिलीवरी ले जाएगा। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे चलो यहां पे क्या क्या रखा है देखो भाई, कहता है ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब एक तरह से रिफंड वगैरह की बात करता है। कहता है देखो वैसे हमारा माल बाहर से आया, यह मुंबई कस्टम पोर्ट पे आया, मैंने कहा यहां से वेयर हाउस गया, क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, नहीं सर। मैंने कहा यहां से मुंबई कस्टम पोर्ट से केरला कस्टम पोर्ट गया, क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, अरे नहीं सर। सर एक बात आप ध्यान से कान खोल के सुन लो, इंपोर्ट ड्यूटी तभी लगती है जब इंपोर्टर होम कंजम्पशन के लिए माल लेके जाता है, और जितना जितना माल लेके जाता है उतने गुड्स के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पे करता है, अदरवाइज किसी भी केस में इंपोर्ट ड्यूटी लेवी नहीं होगी सर,
जब तक माल कस्टम में रहेगा या सीधा एक्सपोर्ट हो जाएगा नहीं लगेगी सर इंपोर्ट ड्यूटी। बात खत्म है सर। मैंने कहा यहां से इंपोर्टर के पास गया लगेगी सर इंपोर्ट ड्यूटी, यहां से इसके पास गया लगेगी सर इंपोर्ट ड्यूटी। बस नहीं, इस बीच नो इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है जी सर। आगे मैंने कहा ऑप्शन अवेलेबल टू द इंपोर्टर, इंपोर्टर के पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल। नंबर 1 डायरेक्ट क्लियरेंस करवा लिया उसने, डायरेक्ट क्लियरेंस करो, मुंबई कस्टम पोर्ट पर आया और आते ही बोला कि भाई साहब मैं तो होम कंजम्पशन के लिए लेके जा रहा हूं, तो आप बिल ऑफ एंट्री डाल दो अंडर सेक्शन 46 और क्लियरेंस मिल जाएगा आपको 47A1 के अंदर, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी सर, होम कंजम्पशन के लिए आया। इनडायरेक्ट क्लियरेंस का मतलब होता है ट्रांसफर कर दो गुड्स को वेयर हाउस के अंदर, बिल ऑफ एंट्री 46 के अंदर, मतलब बिल ऑफ एंट्री डालेगा 46 के अंदर कि हाँ भाई वेयर हाउस में मेरा माल ट्रांसफर कर दो, और बाद में जब वो क्लियरेंस करवाएगा तो बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 68 वाली आएगी जी सर। नो इंपोर्ट ड्यूटी क्यों, क्योंकि उसने तो अभी ट्रांसफर ही करवाया। आगे इशू द क्लियरेंस ऑर्डर टू ट्रांसफर द गुड्स टू द वेयर हाउस अंडर सेक्शन 60, अभी पढ़ के आए ऊपर। ठीक है, आगे क्या रखा है, जब आप होम कंजम्पशन के लिए लेके जा रहे हो तो क्या आएगा, बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 68। यस सर, ये बात आई ना, ये वाली बात आई ना, ये हम पढ़ रहे थे। यस सर, क्लियरेंस ऑर्डर आ जाएगा अंडर सेक्शन 68 और जब होम कंजम्पशन के लिए लेके जाओगे तब आपके इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। आगे कहता है इफ डायरेक्ट एक्सपोर्ट, ओ माय गॉड, मैं कह रहा हूं कि वेयर हाउस से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया, चाइना भेज दिया, भाई साहब नो इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, नो इंपोर्ट ड्यूटी, 100% बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, ओके सर, मतलब आपको जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटी थी ना उसका बेनिफिट मिल जाएगा, आपको कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज, यहां पर आएगा ना मजा। तो कहता है अगर मुंबई कस्टम पोर्ट से कर्नाटका केरला कस्टम पोर्ट पर गया है, ठीक है, दैट इज गुड्स इन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, पढ़ने वाले अभी पढ़ने वाले, डोंट वरी। ठीक है, कहता है कि यहाँ पर क्या होगा सर, क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, नहीं सर, लेकिन मैं कहा केरला कस्टम पोर्ट से जब आपके घर पे जा रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। यस सर, ठीक है, गुड्स फॉर होम कंजम्पशन के लिए जैसे ही जाएगा माल तो इंपोर्ट ड्यूटी लेवी हो जाएगी। कहता है नाउ इन ऑल द अबव 3 ऑप्शन आफ्टर पेइंग द इंपोर्ट ड्यूटी, हमने सब में ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे की है ना, होम कंजम्पशन होम कंजम्पशन होम कंजम्पशन होम कंजम्पशन, यस सर इंपोर्ट ड्यूटी पे की है। कहता है उसके बाद नाउ एक्सपोर्ट, ठीक है, इट रिजल्ट रिफंड ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी, दैट इज रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी को ही ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। बात में यही नहीं, यस सर, मतलब पहले हमने इंपोर्ट किया अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहता है कितना आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, बेटा अब बताने वाला। कहता नंबर 1 आपने एज इट इज मतलब एक्सपोर्ट एज सच, आपने इंपोर्ट किया, होम कंजम्पशन पे लेके आए, फिर उसको एक्सपोर्ट किया, घर पर लेके आए फिर उसको एक्सपोर्ट किया। कहता है 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी आपको क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। बेटा इंपोर्ट ड्यूटी के साथ आईजीएसटी भी आपको 98% ही रिफंड होगा। याद आ रहा है आईजीएसटी क्यों, मैंने कहा बेटा इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगी, सर इंटर सप्लाई हो जाएगी, इंटरस्टेट सप्लाई मतलब इंटर सप्लाई हो जाएगी और इंटर सप्लाई होते ही आईजीएसटी लग जाएगा। यहाँ पे 98 किसका, इंपोर्ट ड्यूटी का या आईजीएसटी का। सर आईजी, सुनो सर ये बात कुछ ऐसी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपको ये पता है कि भाई देखो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, तब जीएसटी वालों ने कहा कस्टम ऑफिसर का, हे कस्टम ऑफिसर आप इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ जीएसटी को भी कलेक्ट कीजिए, हम आपको समस्त अधिकार देते हैं, कस्टम ऑफिसर ही जीएसटी कलेक्ट करने वाला है। और ये अब क्या रहने वाली है, हालांकि आप पढ़ोगे ना इसको बाद में, बेसिक कस्टम ड्यूटी में ही आएंगी। जैसे मैंने बताया था ना कि सीवीडी 313335337 इनमें आप पढ़ोगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, आईजीएसटी भी पढ़ने को मौका मिलेगा आपको और कंपनसेशन सेस भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो कहता है इंपोर्ट ड्यूटी के साथ जो कर्मकांड करने वाले वही आप जीएसटी के साथ भी करने वाले, दैट इज आईजीएसटी के साथ करने वाले, कंपनसेशन सेस के साथ करने वाले। मतलब अगर मैंने कोई भी कंपनसेशन सेस आईजीएसटी पे किया है ना उसका भी 98% ही मेरे को रिफंड मिलेगा इन सिंपल मैनर। मैंने कहा 1 लाख तो मैंने बेसिक कस्टम ड्यूटी दे दी एंड 180 एज्यूम कर रहा हूँ, 180 मैंने जीएसटी आईजीएसटी पे कर दिया और 10,000 मैंने कंपनसेशन सेस पे कर दिया। तो बोला जाता है कि भाई 2,90,000 का हम आपको 98% दे देंगे, ठीक है, 2% वो खुद रख लेंगे, 98% आपको रिफंड मार देंगे। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे एग्जांपल ले भी रखा है। आगे क्या रखा है, एक्सपोर्ट आफ्टर यूज, मैंने कुछ यूज किया उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट किया, तो कहते हैं आपको ड्यूटी ड्रॉबैक तो देंगे लेकिन स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से देंगे। लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक लाइक आपने कितना यूज किया है उसके हिसाब से आपको 95%, 85%, 75%, ठीक है, 70%, 65%, इस तरह से आपको हम क्या कर देंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक दे देंगे। दैट इज जितना यूज, इफ यूज मोर ड्यूटी ड्रॉबैक लेस होता रहेगा। जी सर, ये पढ़ोगे आप आगे, डोंट वरी, ये तो अभी चार्ट बना रखा है वैसे। लेकिन क्या रखा है, एक्सपोर्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर एक्सपोर्ट किया। कहता अब
लाइक मैंने कहा कि मेरे पास धागा था, उससे मैंने कपड़े बना दिए। ठीक है, कहता है ड्यूटी ड्रॉबैक, इंपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन थ्रेड, जो मैं धागे पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करके आऊं, ड्यूटी ड्रॉबैक नोटिफाइड परसेंटेज, दैट इज स्टैंडर्ड रेट बता देंगे कि आपको इतना आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा और उतना हम ड्यूटी ड्रॉबैक ले लेंगे। सर रेट क्यों मिलेगा? एज हेयर आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स चेंज, क्योंकि भाई सब धागे से आपने क्या बना दिया है, कपड़ा बना दिया, उनको ये नहीं पता कि कितना धागा आपने कपड़े में यूज किया है, तो क्या नोटिफाइड परसेंटेज हम गवर्नमेंट आपको बताएगी और उसमें आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। जी सर, आगे चलते हैं दोस्त। अब कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। दोस्त समझो, एक बार सुनो, इसको समझो, गुड्स इन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट होता क्या है। ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, देखो भाई साहब, जो भी हमारा गुड्स इन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, देखो भाई गुड्स इन ट्रांजिटमेंट में क्या होता है, वेसल जो भी आपका एक ही वेसल होता है, बात समझ आएंगे। यस सर, लाइक मेरे को केरला कस्टम पोर्ट पर माल चाहिए था, पहले गुड्स मुंबई कस्टम पोर्ट पर गया, फिर केरला कस्टम पोर्ट पर आ रहा है, ये तो गुड्स इन ट्रांजिट। और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है, लाइक बेटा यहाँ पे वेसल चेंज हो रहा है, सबसे पहले मेरा गुड्स जो आया मुंबई कस्टम पोर्ट पर आया, वहां पर वो अनलोड हुआ, अनलोड होने के बाद रीलोड हुआ दूसरे वेसल में, अब मेरे पास माल। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जी सर बात समझ आ रही है। तो इनमें ये सबसे मेन डिफरेंस है। जी सर, तो चलो सर पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहता है गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है मेरे दोस्त, और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं। ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है, देखो आराम से पढ़ते, आराम से सुनते रहना और समझते रहना, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बेटा। कहता है यूएसए से माल आया, 1000 यूनिट आई, शिप नंबर 1 या फिर वेसल नंबर 1, मैंने नाम दे रखा है अलग अलग, ये यहाँ पे आया मुंबई कस्टम पोर्ट पर, इंडिया में मुंबई कस्टम पोर्ट पर आया। मैंने कहा ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, लाइक बेटा मैंने कहा कि बहुत बड़ा वेसल था, बहुत बड़ा वेसल, वो लोकल नहीं जाता, वो सिर्फ यहीं आएगा, वो बाकी नहीं, अब यहाँ से कहीं और जाएगा, बड़ा शिप है, वो नहीं जाएगा यहाँ पे। अब छोटे छोटे लाइक आपको केरला कस्टम पोर्ट या इंडिया में कहीं भी घुमाना है, भाई साहब हमारा बहुत बड़ा शिप है, वो वहां नहीं जाएगा, तो कहता है ट्रांसशिपमेंट का यूज करने वाले हम लोग क्या करेंगे, वो सारा का सारा गुड्स वहां पे मुंबई कस्टम पोर्ट पर अनलोड कर दिया जाएगा एंड रीलोड कर दिया जाएगा दूसरे वेसल के अंदर, और वो वेसल जाने वाला है कहां पर, सर केरला कस्टम पोर्ट, लाइक आपको जहां पर गुड्स मंगाना है और वहां से इंपोर्टर उस गुड्स की होम कंजम्पशन के लिए डिलीवरी ले जाएगा। ओके सर, दैट इज सर यहाँ पर क्या हो रहा था, सर पहले अनलोड हुआ फिर रीलोड हुआ, नहीं जिसे होता है ट्रांसशिप क्या नाम है, ट्रांसशिपमेंट। अब ध्यान सुनो, मैंने यहाँ पे दो केस बना रखे हैं, नंबर 1 रीलोड करवा दिया, एक का 1000 कंप्लीट, लेकिन दूसरे केस में कहा मैंने 300 यूनिट्स तो मैंने अनलोड नहीं करवा, वहां से मैंने इसको होम कंजम्पशन के लिए डाल दिया, एंड बाकी जो भी हमारा 700 यूनिट थी वो वापस रीलोड होगी। मैंने कहा देखो भाई जर्नी क्या थी, मैंने कहा जर्नी यूएसए से इंडिया है, दैट इज यूएसए टू मुंबई कस्टम पोर्ट, वेसल नंबर 1 आया। मैंने कहा इंपोर्ट मैनिफेस्ट डाला जाएगा, हाँ सर इंपोर्ट मैनिफेस्ट डाला जाएगा। इंपोर्ट मैनिफेस्ट कौन डालेगा, सर पर्सन इंचार्ज डालेगा, बताएगा कौन कौन सा गुड्स लेके आ रहे हैं, कैसा कैसा गुड्स लेके आ रहे हैं, सारी चीज बताएगा सर। तो कहता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट बाय, कौन इंपोर्ट मैनिफेस्ट डालेगा, सर केस नंबर 1 में दैट इज 1000 यूनिट क्या हुई थी, सर अनलोड हुई थी और उनको ही रिलोड करवा दिया गया था। ठीक है, यहां पर 700 यूनिट्स रिलोड हुई थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 300 तो होम कंजम्पशन के लिए चली गई थी मुंबई कस्टम पोर्ट से ही। कहता है वेसल नंबर 1 वेसल नंबर 1 दोनों में वेसल नंबर 1 डालने वाले हैं। ठीक है, दैट इज पर्सन इन चार्ज ऑफ वेसल नंबर 1 डालने वाले हैं। कहता है लैंडिंग कार्गो, लैंडिंग कार्गो का मतलब क्या होता है भाई साहब, फाइनली होम कंजम्पशन के लिए, यहाँ पर तो नील, क्यों, क्योंकि 1000 के 1000 अनलोड क्या नाम रिलोड कर दी गई थी, यहाँ पर होम कंजम्पशन के लिए कितनी गई थी, तो 300 यूनिट, इसको क्या बोलेंगे लैंडिंग कार्गो। गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट, कितना ट्रांसशिपमेंट में कितना माल अभी भी जा रहा है, सर यहाँ पे 1000, यहाँ पे 700, सिंपल। मैंने कहा बिल ऑफ लीडिंग कौन डालेगा, सर बिल ऑफ लीडिंग तो पर्सन इंचार्ज डालेगा। ठीक है, दैट बिल ऑफ लीडिंग मेड बाय वेसल नंबर 1, वेसल नंबर 1। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बिल ऑफ एंट्री एंड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, देखो सर पहली बात बिल ऑफ एंट्री और इंपोर्ट ड्यूटी, पहले केस में नो बिल ऑफ एंट्री नो इंपोर्ट ड्यूटी एट मुंबई कस्टम पोर्ट, क्यों, क्योंकि 1000 यूनिट अनलोड हुई है रीलोड होने के लिए, वहां से होम कंजम्पशन नहीं जा रहा है, तो जब तक होम कंजम्पशन के लिए जाएगा नो इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन उस केस में सर 300 यूनिट तो हमने फाइनली होम कंजम्पशन के लिए ले गए, तो यहाँ पर 300 के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, सर इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, और बाकी 700 के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट अभी नहीं करनी, वो केरला कस्टम पोर्ट पर जाने के बाद जब वहां से माल को होम कंजम्पशन के लिए लेके जाएगा तब वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है। लैंडिंग कार्गो का मतलब बता रखा है गुड्स फाइनली अनलोड फॉर द होम कंजम्पशन, ये सर अभी हमें पढ़ भी लिया, आपने बता भी दिया था। चलो आगे चलते हैं, चलो चलो मेरे दोस्त आगे चलो। ठीक है, आए क्या रखा है भाई साहब, मुंबई कस्टम पोर्ट से
केरला कस्टम पोर्ट पर गया, हाँ सर मुंबई कस्टम पोर्ट से केरला कस्टम पोर्ट पर तो गया है सर। मैंने कहा ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग कौन डालेगा, अरे सर ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग डालने वाला वेसल नंबर 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि वेसल नंबर 2 में ही गए। बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट ड्यूटी कहता है सर फॉर 1000 और फॉर 700, क्यों, क्योंकि सर देखो मैंने कहा केरला कस्टम पोर्ट पर माल चला गया, वहां से होम कंजम्पशन के लिए जाएगा, तो पहले केस में तो क्या नाम मुंबई कस्टम पोर्ट पर एक यूनिट भी अनलोड नहीं करवाई थी, तो मुंबई केरला कस्टम पोर्ट से 1000 चली जाएंगी और 1000 पे कर देना, वहां पर 700 पे कर देना, क्यों 300 पर पे तो पे ही कराए, कहां पर मुंबई कस्टम पोर्ट पर, जी सर सिंपल। आगे क्या रखा है, आगे क्या रखा है, क्या रखा है यूएसए से आया मुंबई कस्टम पोर्ट पर, वेजल आया, सिंपल वही बात है बेटा और कुछ भी नहीं है। क्या रखा है अनलोड, यहाँ पे हमें 400 करवा दिया, यहाँ पे 600 करवा दिया, सिंपल है कुछ भी नहीं है, सेम केस है, बार बार वही आ रहा है, वही चीजें आ रही है, करने की कोई जरूरत मतलब मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप एक बार देख लेना, सेम है सिमिलर केस है। अब मैं गुड्स इन ट्रांजिट करा रहा हूँ आपको, गुड्स इन ट्रांजिट करा रहा हूँ, यस सर गुड्स इन ट्रांजिट कराइए बेटा। गुड्स इन ट्रांजिट में क्या होता है, गुड्स इन ट्रांजिट में वेसल नहीं चेंज होते, बीच में स्टेशन आते हैं, स्टॉपेज आते हैं, बस नहीं चलती। लाइक देखो भाई साहब, सर देखो देखो मैं आपको बताता हूं, मैं हूं यहाँ हरियाणा में भिवानी, ये है दिल्ली, ठीक है। जब भी मुझे आप लोगों के पास आपको पढ़ाने आना था तो मैं क्या करता हूँ, देखो बताता हूँ आपको, बताता हूँ आज मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ भिवानी से रोहतक आता है बेटा, बीच में स्टेशन बता रहा हूँ आपको, फिर बहादुरगढ़ आता है, उसके बाद दिल्ली आता है, बस में, जी सर। मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे को डायरेक्टली क्या हुआ बेटा ध्यान सुनो, मैं एक बस में चढ़ा, टो 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 टो, हो गई रोहतक, बस में, यस सर, फिर हो गई बहादुरगढ़, ठीक है। मैंने बहादुरगढ़ से दूसरी चेंज की बस और मैं दिल्ली चला गया, बस में मैंने यहाँ पे क्या किया, चेंज, पहले मैं उतरा फिर मैं दोबारा से चढ़ा था, फिर मैं पहले मैं उतरा फिर वापस चढ़ा गया, मतलब दैट गुड्स को अनलोड किया गया फिर उसको रिलोड किया गया, तो ये था गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। दूसरा मैंने कहा देखो भाई साहब मैं एक ही बस में बैठा, हरियाणा से ये भिवानी रुकी, भिवानी से चली, फिर रोहतक रुकी, फिर बहादुरगढ़ रुकी और फिर दिल्ली पहुंची, इसी बस में था मैं, कहीं उतरा नहीं, ये यहाँ आई, फाइनली मेरे को दिल्ली पहुंचा, मैं दिल्ली पहुंचा था, दूसरे वाले केस में भी दिल्ली पहुंचा। तो कहता बेटा ये ऐसा, यहाँ पे मैं ना ही तो उतरा और ना ही मैं ऐसे चढ़ा बीच में, मैं सिर्फ हरियाणा से चढ़ा था और दिल्ली में जाके उतर गया, ठीक है। तो कहता है इस केस में ये स्टेशन आए बीच में, हाँ ये स्टेशन आ रहे, कहता है स्टेशन आ रहे, तो कहता है इनको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब गुड्स अगर मैं ना होता गुड्स तो कहता गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांसशिप वालों अनलोड करके रिलोड करना, और ट्रांजिट का मतलब कहता है सर रास्ते में छू के आना, इसको कस्टम स्टेशन को छू के आना। कैसे, मैंने कहा देखो यहाँ दो, मैंने कहा एक ही वेसल रहेगा इसके अंदर, मैंने कहा यूएसए से माल आया 1000 यूनिट आई, वो कहां का चली गई सर, मुंबई कस्टम पोर्ट पर आई, मुंबई कस्टम पोर्ट से वो दोबारा यहाँ पे आना जरूरी था, ये पोर्ट है बीच में, ऐसा नहीं इसको आप लांग के चले जाओ, यहाँ पे आने का, यहाँ पे मेरे को अनलोड नहीं करवाना था, तो यही सिर्फ गया केरला कस्टम पोर्ट, यहाँ पर इसको सॉरी यहाँ पर इसको अनलोड करवाया गया, ठीक है माल को, यस सर, लेकिन एक ही शिप आ रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आया तो गुड्स इन ट्रांजिट है कि यहाँ पे रास्ते में भी यहाँ नहीं अनलोड होगा ये केरला में जाके, ओके सर। तो पढ़ो बेटा पढ़ो, क्या क्या कह रखा है, कह रखा है यूएसए से मुंबई कस्टम पोर्ट और मुंबई कस्टम पोर्ट से केरला कस्टम पोर्ट, कहता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट बाय द पर्सन इंचार्ज, यस इंपोर्ट मैनिफेस्टो डालेगा ना यार, इतना सामान आ रहा है, ऐसे सामान आ रहा है, कहता है सेम डॉक्यूमेंट इज वैलिड, क्योंकि एक ही शिप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दो डालने की जरूरत नहीं, ऊपर तो डाल रहे थे क्या नाम शिपमेंट के लिए आ रहा था, लेकिन यहाँ पर सेम डॉक्यूमेंट वैलिड रहेगा। कहता गुड्स इन ट्रांजिट 1000 यूनिट जब मुंबई कस्टम पोर्ट पर आया, क्या उसको अनलोड करवाया गया, नहीं, वो 1000 आगे जाएगा। यहाँ पे गुड्स इन ट्रांजिट सर 0, क्यों, क्योंकि वहां पे जाके तो अनलोड हो जाना है, जी सर। लैंडिंग कार्गो 0, लैंडिंग का मतलब क्या है सर, फाइनली हमने उस गुड्स को उतार लिया, उसको रिलोड नहीं करवा रहे, होम कंजम्पशन के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ पे लैंडिंग कार्गो सर 1000 यूनिट, वहां पे जाके 1000 यूनिट उतर जाएंगे। बिल ऑफ लेडिंग सर पर्सन चार्ज देगा, सेम डॉक्यूमेंट इज वैलिड रहेगा। आगे क्या यहाँ पे कोई बिल ऑफ एंट्री दी जाएगी, नहीं सर, क्यों, क्योंकि कोई भी लैंडिंग कार्गो नहीं था, कोई भी हमारा फाइनल कंजम्पशन होम मतलब हमारा होम कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स नहीं था, यहाँ पर 1000 के लिए और इंपोर्ट ड्यूटी भी 1000 के लिए दे दी जाएगी। सेम है नीचे, बस मैंने छोटा सा एग्जांपल ले रखा है कि 300 होम कंजम्पशन के लिए ऐसे कर लिया, जो होम कंजम्पशन के लिए जा रहा है वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी पे कर देंगे। तो बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई है, सारे एग्जाम्पल वही दे रखे हैं कि मैंने चाइना माल भेज दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो दोस्त
आगे चलते हैं, कहता है बात सुनो, बात कुछ ऐसी है, इसको पढ़ लेना। कहता है डिफरेंस बिटवीन क्या नाम गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट और क्या नाम गुड्स इन ट्रांजिट, क्या डिफरेंस होता है। नंबर वन, कहता है यहाँ पर दो और या दो से ज्यादा जर्नी होती है। सर दो या दो से ज्यादा नहीं, पहले अनलोड करो फिर लोड करो फिर अनलोड करो फिर रिलोड करो, दो या दो से ज्यादा। यहाँ पर सिंगल जर्नी होती है, यहाँ पर क्या नाम है अनलोडिंग रिलोडिंग नहीं चलता। कहता है टू और मोर वेसल यूज होते हैं, यहाँ पर एक ही वेसल सिंगल वेसल ही चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा बिल ऑफ लीडिंग जाती है, डिक्लेरेशन ऑफ क्या नाम है ट्रांसशिपमेंट की जाती है। यहाँ पर वही एक ही सिंगल बिल ऑफ लीडिंग है, वही काम जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है सर, अनलोड ओनली टू रिलोड टू द अनदर वेसल, मतलब अनलोड किया जाता है होम कंजम्पशन के लिए नहीं, रिलोड के लिए। यहाँ पे कोई अनलोड ही नहीं करवाया जाता सर, फाइनली जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कहता है टू और मोर पोर्ट ड्यूज देने पड़ते हैं, मतलब पहले अनलोड करवाया वहां के चार्जेस करो, फिर दोबारा से रिलोड करके दोबारा अनलोड हुआ कहाँ पे फाइनली जहाँ पे आपको गुड्स चाहिए था, तो वहाँ पे कहता है दो या दो से ज्यादा पोर्ट ड्यूज देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब अनलोड ही एक ही पोर्ट पर होता है, तो एक ही पोर्ट के ड्यूज आपको देने होते हैं। भाई ये डेफिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, क्या कहता है ड्यूटीएबल गुड्स क्या होता है। ओह माय गॉड, ड्यूटीएबल गुड्स क्या होता है। कहता है मींस एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी, कोई भी ऐसा गुड्स जिस पर ड्यूटी लगनी है, जिस पर टैक्स लगना है। एंड इंपॉर्टेंट, एंड ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, मैंने एक आइटम इंपोर्ट किया, मैंने कहा ये क्या आइटम ड्यूटीएबल गुड्स है, मैंने कहा ये आइटम इंपोर्ट किया, उस पर टैक्स लगना था, इस पर ड्यूटी लेवी होनी थी। जब तक मैंने उस पर ड्यूटी पे नहीं की वो ड्यूटीएबल गुड्स है, बट जैसे ही मैंने उस आइटम पे ड्यूटी पे कर दी तो ड्यूटीएबल गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर ड्यूटी पे ही नहीं करनी, ऑलरेडी ड्यूटी पे कर चुका हूं। सिंपल शब्दों में मींस विच चार्जेबल, उसके ऊपर चार्जेबल टू ड्यूटी होनी चाहिए और ड्यूटी पेड नहीं होनी चाहिए, उसी को इंपोर्ट क्या बोलते हैं, ड्यूटीएबल गुड्स बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा। अगर कहा इफ ड्यूटी पेड ऑन द गुड्स ceases to be a ड्यूटीएबल गुड्स, वो ड्यूटीएबल गुड्स नहीं रहेगा। इफ गुड्स आर नॉट लेवेबल टू ड्यूटी, कहता है गुड्स पर ड्यूटी ही नहीं लगनी, तो क्या वो ड्यूटीएबल गुड्स है? नहीं सर, विल नॉट रिगार्डेड एज अ ड्यूटीएबल गुड्स। ड्यूटीएबल गुड्स के लिए दो कंडीशन सर, ड्यूटी लेवी होनी चाहिए और ड्यूटी अभी तक पे ना की हो। ओके सर, आगे 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 रे मेरे राही चलता जा मेरे राही, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है देखते हैं। कहता है प्रोहिबिटेड गुड्स, प्रोहिबिटेड गुड्स क्या होता है। नंबर वन कहता है एनी गुड्स the import or export of which is subject to any prohibition under this act, that is banned goods। कह रखा है, मना कर दिया, आप ये गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड होते हैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है, बैंड है। लाइक मैंने कह रहा है कि भाई साहब आप गन वगैरह लेके आ रहे हो, ना 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 नहीं लेके आ जा सकते। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा कोई भी गन ले आएगा भाई साहब, ऐसे नहीं है। ठीक है, वो प्रोहिबिटेड गुड्स है। एक्सक्लूडिंग कह रखा है, इनको एक्सक्लूड किया जा रखा है कि ये प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं, ये प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है। ध्यान रखना कौन कौन से, एनी सच गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्पेसिफाइड कंडीशन हैज बीन कंप्लाइड। कह रखा है कुछ कंडीशन को कंप्लाई कर लो और गुड्स को ले आओ तो प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं होते। बस में यही, जिन पे क्लियर कट है ला ही नहीं सकते और भेज ही नहीं सकते उनको बोलते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स, लेकिन ला सकते हो अगर ऐसा कर लो तो क्या ये प्रोहिबिटेड गुड्स है? नो नेवर, ये प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है। आगे इंपोर्टर, ओ माय गॉड, इंपोर्टर कौन है भाई साहब? जो छाती पीट कर कहे, जो चिल्ला चिल्ला के कहे मैं इंपोर्टर, तो तू इंपोर्टर, ठीक है भाई साहब, तो इंपोर्टर। आगे बढ़ो, कहता है एट द टाइम, कहता है इन रिलेशन टू द एनी गुड्स at any time between the importation and the time when they are cleared for home consumption includes any owner, जो मालिक है, बेनिफिशियल ओनर, जो बेनिफिशियल ओनर है, कहता है हाँ मैं इसका ओनर हूं, एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द इंपोर्टर, जो खुद कह रहा है चिल्ला चिल्ला के भाई साहब मैं इंपोर्टर हूं, मैं इंपोर्टर हूं, मैं इंपोर्टर हूं, भाई साहब तू इंपोर्टर है। आगे कहता है बेनिफिशियली ओनर कौन होता है, मींस एनी पर्सन on whose behalf the goods are being imported or exported or who exercise effective control over the goods being imported or exported, मतलब जिसके बिहाफ पर ये सारी सारी चीजें की जा रही है। बेनिफिशियल ओनर भी किसमें आता है? इंपोर्टर की डेफिनेशन में फॉल करता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, जो वास्तव में इंपोर्टर है वो इंपोर्टर है, इंपोर्टर का एजेंट इंपोर्टर है, वास्तव में नहीं आई, यस सर। और सारे सारे और जो भाई इंपोर्टर ना मिले बाद में कहना मैं इंपोर्टर हूं, भाई साहब तू ही इंपोर्टर है। ठीक है, यस सर।
आगे स्मगलिंग, अरे भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रखे हैं। स्मगलिंग का मतलब कहता है इन रिलेशन टू एनी गुड्स मींस एनी एक्ट और ओमिशन, या तो कुछ कर दिया, एक्ट कर दिया, या कुछ नहीं किया जो करना था ऐसा मतलब या तो कुछ कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया जो नहीं करना था, या ऐसा कुछ नहीं किया जो करना था, वो बात कहता है which will render such goods liable to confiscation, मतलब ऐसा कुछ कर दिया जो नहीं करना था, या ऐसा कुछ नहीं किया जो करना था, तो भाई साहब हम आपके गुड्स को उठा लेंगे अंडर सेक्शन 111 या फिर अंडर सेक्शन 113। सर 111 किसका था, इम्पोर्ट क्या नाम है ये, तो क्या नाम है, इंपोर्टेशन का है, और 113 एक्सपोर्टेशन का है। अब ध्यान सुनो, कहता है प्रोविजन हैव been made for confiscation of the goods in case of improper importation, गलत importation कर लिया, provision have been made for confiscation of the goods in case of क्या improper exportation, मतलब improper importation का मतलब क्या हुआ, सिंपल शब्दों में यार, मुंबई कस्टम पोर्ट पर आना था, आप हरियाणा में लैंड करवा रहे हो, improper importation हो गया, बात समझ आई नहीं, improper exportation, भाई साहब आपके आपने सारे डॉक्यूमेंट ही नहीं लगाए थे, इम्प्रॉपर एक्सपोर्टेशन हो गया, तो कहता है भाई साहब हम आपके गुड्स को छीन लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे, हम अपने उसको जब्त कर लेंगे, कब सर 111 इम्प्रॉपर इंपोर्टेशन, 113 इम्प्रॉपर एक्सपोर्टेशन। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर बात समझ आ गई है। तो चलो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी जो रिवीजन चलेगा हम अगली क्लास में करते हैं, ठीक है जी सर। ओके बेटा, होप सो बड़ा मजा आ रहा होगा और सारी सारी चीजें अच्छे से हो रही होंगी, और सिंपल है, छोटा सा है, और भाई साहब मैं कहूँ बिल्कुल ही चुनु क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें आती हैं, ऐसी नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें आती हैं, इजी मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब स्कोर करना 50 आउट ऑफ 50 बहुत इजी है यहाँ पर, ठीक है जी सर, मतलब जीएसटी एंड कस्टम दोनों के अंदर। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे राधे, राधे रानी कृपा हमसे पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामना के साथ हम जाते हैं, टाटा बाय बाय, ठीक है, ओके सर बाय।